ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 301 5वीं कक्षा में प्रवेश। अप्रत्याशित परिवर्तन। स्टोन डेजर्ट सिटी के मध्य क्षेत्र में द ब्रदर मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय के भीतर एक आंगन में बीच में एक लंबा युवक खड़ा था। उसके सामने एक लाल रंग की दवा की कड़ाही थी जिसके शरीर पर कई विशाल सांप के पैटर्न उकेरे गए थे। इस समय कड़ाही के बीच में एक पिंग पोंग बॉल के आकार का सुनहरा औषधीय तरल तैर रहा था, जो आत्मा की शक्ति से बने बड़े हाथों की एक जोड़ी से घिरा हुआ था। औषधीय तरल के प्रतिरोध के तहत लियू लिंग का कांस्य रंग का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5वीं कक्षा की गोली का निर्माण 4थी कक्षा की गोली से इतना अधिक कठिन होगा, लियू लिंग ने अंदर से आह भरी। हालांकि वह ये भी जानता था कि अगर वह इस बार इस गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेता है तो वह सीधे 5वीं कक्षा के कीमियागर के स्तर पर पहुंच जाएगा। लियू लिंग के रंग में आए बदलावों को आंगन में मौजूद 2 नौकरानियों और चाम स्नैक कबीले के नेता युमेई ने देखा। इस आंगन में लियू लिंग द्वारा रोके गए कुछ दिनों के दौरान उसने उसे 4 गोलियां परिष्कृत करते हुए देखा था। पिछले 4 प्रयासों में लियू लिंग ने 4थी श्रेणी की गोलियां आसानी से परिष्कृत की थीं। हालांकि इस बार गोली परिष्कृत करने के दौरान लियू लिंग के हाव भाव में उतार चढ़ाव पहले की तुलना में बहुत अधिक तीव्र थे। लियू लिंग की केंद्रित कीमिया को देखते हुए युमेई ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। उसे इस बार 5वीं श्रेणी की गोली परिष्कृत करनी चाहिए। इतनी कम उम्र में 5वीं श्रेणी के कीमियागर बनने का प्रयास करना जियामा साम्राज्य के कीमिया राजा गुहे की युवावस्था से भी अधिक प्रभावशाली है। इस विचार के मन में आने के बाद युमेई की नज़र भी लियू लिंग की ओर कुछ असामान्य हो गई। जिस समय उसे पकड़ा गया था उस दौरान उसकी साधना को सील करने के अलावा उसे किसी भी तरह के दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि उसे कभी कभी लियू लिंग की खुली छेड़खानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन युमेई को महसूस हो सकता था कि उस युवक की साफ आंखों में कोई अश्लील इरादे नहीं थे। फिर जब युमेई ने दवा की कड़ाही को हिंसक रूप से कांपते हुए देखा तो उसे अप्रत्याशित रूप से अपने दिल में चिंता का एक संकेत महसूस हुआ। उसे डर था कि लियू लिंग गोली को परिष्कृत करने में विफल हो सकता है। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं 5वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता। जब आत्मा की शक्ति और औषधीय तरल में निहित शक्ति आपस में टकराई तो लियू लिंग के दिमाग में एक विचार कौंधा। फिर उसने गर्म हवा की एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। अपने दाहिने हाथ से कड़ाही का सामना करते हुए उसने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली। फिर कांपते हुए उसने धीरे धीरे उसे फिर से बंद कर दिया। अपने गले से एक धीमी घूंट के साथ उसने आदेश दिया, संघनित करें। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, लियू लिंग की हथेली अचानक कस गई और जैसे ही उसकी हथेली बंद हुई, स्कारलेट स्नैक कोल्ड्रॉन में पिंग पोंग बॉल के आकार का औषधीय तरल हिंसक रूप से कांपने लगा। फिर एक दृश्यमान गति से औषधीय तरल तेजी से सिकुड़ गया। पलक झपकते ही तरल गायब हो गया और उसकी जगह अंगूठे के आकार की सुनहरी गोली का भ्रूण रूप आ गया। गोली बनने के साथ सबसे कठिन कदम पार हो गया था। लियू लिंग के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसने हवा की कुछ सांसें लीं। बहुत बढ़िया। लियू लिंग की दवा की कड़ाही में गोली के भ्रूण रूप को देखकर युमेई का तनावग्रस्त मन अचानक शांत हो गया और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जिससे वह बहुत आकर्षक लग रही थी। युमेई की निगाह के नीचे लियू लिंग की हथेलियों से बैंगनी लपटें निकल रही थीं, जो अनियमित आकार की भ्रूण गोली को पकाने के लिए धीरे धीरे गर्म तापमान छोड़ रही थीं। हालांकि गोली को गाढ़ा करने का सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका था, लेकिन लियू लिंग के दिमाग में जरा भी ढिलाई नहीं थी। दवा की कड़ाही के अंदर बैंगनी लपटें ऊपर की ओर उठती रहीं, जिससे कड़ाही का अंदरूनी हिस्सा भट्टी में बदल गया। इस बीच इस बेकिंग के तहत अनियमित आकार की भ्रूण की गोली धीरे धीरे गोल होती गई। इसके अलावा इसकी सतह पर चमक और भी ज्यादा चमकीली होती गई। दूर से देखने पर यह एक सुनहरे रत्न की तरह लग रही थी, जो बैंगनी लपटों में एक चमकदार रोशनी बिखेर रही थी। गोली के गाढ़ा होने के बाद लियू लिंग ने बेकिंग और रिफाइनिंग के अगले चरणों को पूरी तरह से पूरा किया। हालांकि इस तरह के सावधानीपूर्वक ऑपरेशन ने लियू लिंग के माथे पर ठंडे पसीने को और भी घना बना दिया और उसकी तेज सांसों के बीच उसके चेहरे पर पीलापन भी दिखाई दिया। इन सभी संकेतों से पता चलता है कि लियू लिंग अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। ठीक इसी समय स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर खड़ी सांप मानव सेना से एक सुंदर लाल आकृति अचानक उड़ी और पलक झपकते ही शहर के ऊपर आसमान में पहुंच गई। तुरंत पूरे स्टोन डेजर्ट सिटी में एक मजबूत दबाव छा गया। एक पल में शहर में हर किसी की धड़कनें बढ़ गईं। उसी समय लाल आकृति के पास एक सुनहरी आकृति दिखाई दी। जैसे ही भव्य आभा फैली, जब लियू लिंग के आंगन में मौजूद युमेई ने इस परिचित आभा को महसूस किया तो उसने अचानक आसमान की ओर देखा। महाराज, बढ़िया, महामहिम मुझे बचाने आए हैं। आसमान में लाल धब्बे को लगातार सुनहरे धब्बे से टकराते देख युमेई का चेहरा खुशी से चमक उठा।
अगले ही पल उसकी नज़र दृश्य के केंद्र में लियू लिंग पर टिकी हुई थी। इस समय लियू लिंग के सामने स्कारलेट स्नैक कोल्ड्रॉन में एक हिंसक ऊर्जा उमड़ रही थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह अभी भी कीमिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। युमेई ने खुद से कहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार उभरा। वह अभी गोलियों को परिष्कृत करने के बीच में है। अगर मैं हस्तक्षेप करता हूं और उसे बाधित करता हूं, तो वह निश्चित रूप से अपने पिछले प्रयासों को छोड़ देगा और उसे प्रतिक्रिया और गंभीर चोटें भी झेलनी पड़ सकती हैं। हालांकि उसके दिमाग में यह विचार आने के बाद उसने अपना सिर जोर से हिलाया। आखिरकार हमारी जातियों के बीच की नफरत को अलग रखते हुए ये व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं है। इसके अलावा अगर वह मुझे इस आंगन में नहीं रखता तो मेरी वर्तमान ताकत के साथ मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह की यातना सहनी पड़ती। चलो इस बार तुम्हें छोड़ देते हैं। इसे तुम्हारे इस उपकार का बदला समझो। भविष्य में हम बराबरी करेंगे। अपने दिल में यह निर्णय लेने के बाद दो आकृतियां स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर आसमान से तेजी से शहर की ओर उड़ीं। हमने युमेई की आभा को महसूस किया है। वह उस आंगन में है। स्टोन डेजर्ट सिटी के ऊपर आसमान में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद दो स्नैक कबीले के नेताओं मोबास और क्विकसिंग ने युमेई की आभा को महसूस किया और उस प्रांगण की ओर तेजी से बढ़ने लगे जहां लियूलिंग स्थित था। बूम! उसी समय लियूलिंग के स्कारलेट स्नैक कॉल्ड्रॉन से एक दबी हुई आवाज आई। उसके बाद लियूलिंग की उत्साहित हंसी गूंज उठी। हा हा, मैं आखिरकार 5वीं कक्षा का कीमियागर बन गया हूं। ये कहने के बाद लियूलिंग की निगाहें अचानक जम गईं। उसकी नज़र में विशाल युद्ध की हुई पंखों वाले दो सांप कबीले के शक्तिशाली लोग आसमान में दूर नहीं दिखाई दिए। हे भगवान, दो डूकिंग स्तर के विशेषज्ञ! इन दो सांप कबीले के सदस्यों को देखकर लियूलिंग का दिल धड़क उठा। अभी अभी कीमिया के दौरान उसने सांप कबीले की मेडुसा रानी की उपस्थिति को पहले ही महसूस कर लिया था। हालांकि लिटिल जिन के रास्ते में बाधा डालने के कारण उसने गोली को परिष्कृत करने का इरादा किया था, लेकिन अब वह दो डूकिंग स्तर के विशेषज्ञों का अकेले सामना करने वाला था। अध्याय 302। यह मत आना। लगता है ये दोनों उस महिला को निशाना बना रहे हैं जो बहुत उत्तेजित है। थोड़ी देर सोचने के बाद लियूलिंग ने मोबास और क्विकसिंग के इरादों का अंदाजा लगा लिया। अगले ही पल जब उसने आंगन में दो नौकरानियों और कैसिडा के साथ साथ कई भाड़े के सैनिकों को देखा जो अभी अभी दरवाजे की ओर भागे थे, तो लियूलिंग के दिल में चिंता की भावना पैदा हो गई। अगर ये दो डूकिंग स्तर के विशेषज्ञ हत्या की होड़ में लग गए तो उसके आंगन में लोगों के पास प्रतिरोध का कोई साधन नहीं होगा। उस विचार को ध्यान में रखते हुए लियूलिंग ने अपनी नज़र युमेई की ओर घुमाई। हे, यह महिला बहुत उत्तेजित है। इतने सारे स्नैक कबीले के सदस्य तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। स्नैक कबीले में तुम्हारी स्थिति बहुत ऊंची होगी। युमेई के पास पहुंचते ही लियूलिंग ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें इच्छा से चमक रही थीं। तुम्हें क्या चाहिए? लियूलिंग की असामान्यता को महसूस करते हुए युमेई के सुंदर चेहरे पर घबराहट के लक्षण दिखाई दिए और वह धीरे धीरे दीवार के कोने की ओर पीछे हट गई जबकि उसकी लंबी सांप की पूंछ हिल रही थी। हे, मुझे क्या चाहिए? युमेई के उद्गार को सुनकर लियूलिंग ने एक भयंकर भाव बनाया और जल्दी से उसके पास गया। एक हाथ तेजी से युमेई की पतली सफ़ेद गर्दन को दबा रहा था। लेडी, कोई और विकल्प नहीं है। मैं उन दो डू राजाओं को नहीं हरा सकता, इसलिए मैं आपको केवल एक बंधक के रूप में नहीं, एक सांप महिला बंधक के रूप में उपयोग कर सकता हूं। युमेई को रोकने के बाद लियूलिंग की भयंकर अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह असहायता की भावना ने ले ली। बेशर्म, जब मैं अपनी ताकत हासिल कर लूंगा तो मैं तुम्हें जिंदा ही चीर दूंगा। लियूलिंग को उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा करते हुए देखकर युमेई की आंखें अंतहीन क्रोध से जल उठीं, लेकिन इस समय उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम और भी बेहतर दिखती हो जब तुम गर्मी में होती हो। युमेई के सुंदर शरीर को गुस्से से झूमते हुए देखकर लियूलिंग खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं सका। ये सुनकर युमेई का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया। उसकी आंखों से लगभग आग उगलने लगी। अगले ही पल उसने अपने गले पर दबाव डाल रहे लियूलिंग के बड़े हाथ की परवाह किए बिना अपनी पतली भुजा उठाए और सीधे लियूलिंग के चेहरे पर वार किया। लेडी, तुम गुस्सा हो रही हो। नाजुक दिखने वाले हाथ को आसानी से पकड़ते हुए लियूलिंग का चेहरा पहले की तरह ही लापरवाह बना रहा। एक हाथ को रोककर युमेई ने ठंडी सांस ली और लियूलिंग पर हमला जारी रखने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाया। ओह लानत है, ये फिर से आ गया। ये देखकर लियूलिंग ने युमेई के गले पर दबाव डालने वाले हाथ को छोड़ दिया और जल्दी से उस हाथ को पकड़ लिया जो वह उसकी ओर घुमा रही थी। फिर उसने उसकी दोनों बाहों को पार किया और उन्हें कसकर गले लगाया, अपने शरीर को युमेई के शरीर से सटा दिया। लेडी, तुम बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो। जैसे ही वह युमेई के शरीर के करीब गया, उसकी बर्फीली त्वचा से एक हल्की खुशबू आई और एक पल के लिए लियूलिंग को थोड़ा नशा महसूस हुआ।
तुम बदचलन हो, मुझे छोड़ दो। लियू लिंग की सांसों को अपने शरीर पर फैलते हुए महसूस करते हुए युमेई का नाजुक शरीर कांप उठा, उसके चेहरे पर लाली फैल गई और वह लियू लिंग के आलिंगन के खिलाफ संघर्ष करती रही, उसकी लंबी पूंछ उसकी ओर बढ़ रही थी। युमेई को अभी भी व्यवहार न करते हुए देखकर लियू लिंग के चेहरे पर एक असहाय मुस्कान थी। जैसे ही उसकी लंबी पूंछ उठी, उसने एक हाथ से उसकी बाहों और पतली कमर को एक साथ लपेटा, जबकि दूसरा हाथ युमेई के मोटे और चुलबुले नितंबों पर जोर से टिका। अध्याय 302 और करीब मत आओ। दरार। हम। जैसे ही एक तीखी आवाज गूंजी, युमेई का शरीर अचानक अकड़ गया, उसका कभी बर्फ जैसा सफेद चेहरा लाल हो गया और उसके होठों से एक हल्की कराह निकली। उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी उभरी। तभी मोबास और क्विकसिंग, जो निशान का पीछा कर रहे थे, आखिरकार बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के मुख्यालय के ऊपर पहुंच गए। युमेई की आकृति को देखकर मोबास तुरंत लियू लिंग की ओर दौड़ा। तुम दोनों और करीब मत आना। अगर तुम आए तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। लियू लिंग ने अपनी हथेली आगे की और युमेई की गर्दन की ओर इशारा किया। युमेई की ताकत इतनी कम क्यों हो गई है? युमेई को लियू लिंग द्वारा नियंत्रित होते देखकर मोबास की आकृति अचानक हवा में रुक गई। युमेई की ताकत में आए बदलाव के बारे में संदेह के साथ साथ लियू लिंग की ओर उसकी निगाहें खौफनाक हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मानव, युमेई को अभी छोड़ दो, नहीं तो तुम एक भयानक मौत मरोगे। क्विकसिंग, जो बाद में आया था, ने लियू लिंग से भयावह लहजे में कहा। महिला, अपने आदमियों से कहो कि वे यहाँ से चले जाएं। मोबास और क्विकसिंग को आते देखकर लियू लिंग ने धीरे से युमेई के कान में फुसफुसाया। नहीं, भले ही तुम आज मुझे मार दो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। लियू लिंग की विनती सुनकर युमेई ने हल्के से अपने होंठ काटे, लगभग अपनी जीभ से इनकार करते हुए। लेडी, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा फिगर बहुत आकर्षक है। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? युमेई का जवाब सुनकर लियू लिंग ने ठहाका लगाया और उसकी गर्म हथेली, जो युमेई की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी, धीरे धीरे उसकी बर्फीली कोमल त्वचा पर घूमने लगी। अगर ये दोनों मुझे तुम्हें पीटते हुए देख लेंगे तो तुम सांप कबीले में कैसे रह पाओगी? लियू लिंग ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। तुम। लियू लिंग की धमकी सुनकर युमेई खुद को और बेशर्मी भरे शब्द कहने के लिए भी नहीं ला सकी, क्योंकि अभी अभी लियू लिंग ने एक बार उसके नितंबों पर थप्पड़ मारा था और उस भावना ने उसे बेहद शर्मिंदा महसूस कराया। आखिर तुम क्या चाहती हो? बस उन्हें शहर से बाहर कर देना। शांत होने के बाद युमेई की आवाज़ अचानक तेज हो गई, अब पहले जैसी नर्म नहीं रही। मोबास और क्विकसिंग को 30 मीटर से भी ज्यादा दूर से आसानी से सुनाई दे रही थी। युमेई का सवाल सुनकर लियू लिंग का चेहरा चमक उठा। ये जानते हुए कि एक मौका था, उसने तुरंत जोर से कहा, कम या ज्यादा, बस ऐसे ही। लेकिन तुम तीनों को शपथ लेनी होगी कि तुम जाने के बाद शहर में किसी को भी सक्रिय रूप से नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लियू लिंग के शब्दों के गिरने के साथ युमेई ने गंभीरता से मोबास और क्विकसिंग से कहा, मोबास, क्विकसिंग, चलो जैसा वह कहता है वैसा करते हैं। युमेई के शब्दों को सुनकर, हालांकि मोबास और क्विकसिंग के मन में अभी भी हत्या करने का इरादा था, उन्होंने इसे बलपूर्वक दबा दिया। इसके अलावा उन्हें शुरू से ही स्टोन डेजर्ट सिटी जैसे बंजर शहर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद मोबास और क्विकसिंग ने अशुभ भाव से कहा, बच्चे, हम अपनी आत्मा की कसम खाते हैं, जब तक तुम युमेई को रिहा करोगे, हम वादा करते हैं कि स्टोन डेजर्ट सिटी में तुम्हारे अलावा किसी और को सक्रिय रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, तो अब स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ दो। मैं बाद में इस महिला को व्यक्तिगत रूप से बाहर ले जाऊंगा। दो स्नैक कबीले के सदस्यों की बातें सुनकर लियू लिंग कुछ हद तक संतुष्ट हुआ। बेहतर होगा कि तुम कुछ भी अजीब करने की कोशिश न करो, बच्चे, वरना न केवल तुम मर जाओगे, बल्कि पूरा शहर तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। ये कहने के बाद मोबास और क्विकसिंग तुरंत शहर के बाहरी इलाके की ओर उड़ गए। इस बीच आसमान के ऊपर सुनहरे और लाल बिंदुओं के बीच लड़ाई धीरे धीरे अपने निष्कर्ष पर पहुंच गई, जिसमें लिटिल गोल्ड को मेडुसा रानी के हमलों के तहत बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अध्याय 303, मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है? उन दोनों ने अपना वादा पूरा किया है, फिर भी तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? भाई लियू का हाथ अभी भी उसे पकड़े हुए महसूस करते हुए युमेई ने चिढ़कर कहा। युमेई की बातें सुनकर भाई लियू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी, माफ़ करना लेडी। अभी के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें तुरंत शहर से बाहर ले जाऊंगा। ये कहने के बाद भाई लियू ने अचानक युमेई की पतली कमर के चारों ओर लपेटे हुए हाथ से जोर लगाया। इससे पहले कि युमेई कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसका शरीर भाई लियू के कंधे पर उठा लिया गया, उसका चेहरा जमीन की ओर मुड़ गया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। भाई लियू की हरकतों को देखकर युमेई के चेहरे पर स्पष्ट घबराहट दिखी। उसकी पतली भुजाएं हवा में लहरा रही थीं और उसकी लंबी पूंछ बेतहाशा हिल रही थी, लेकिन भाई लियू के हाथ उसके सुडौल नितंबों और कमर पर मजबूती से दबे हुए थे, जिससे उसका प्रतिरोध निरर्थक हो गया।
तभी एक लंबा युवक एक सांप औरत को लेकर लगातार स्टोन डेजर्ट सिटी की छतों पर उछलता कूदता हुआ आगे बढ़ा। सांप औरत को कंधे पर उठाए हुए होने के बावजूद युवक की गति बहुत तेज थी, उसके पैर हवा की तरह तेज थे, बिना कहीं रुके। शहर का दरवाज़ा खोलो। जब वे शहर के दरवाजे पर पहुंचने वाले थे तो भाई लियू ने रास्ते की रखवाली कर रहे सैनिकों को जोर से चिल्लाया, ये कैप्टन लियू है और वह उस सांप औरत को अपने कंधे पर उठाए हुए है। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या तुमने कैप्टन लियू का दरवाज़ा खोलने का आदेश नहीं सुना? हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि भाई लियू युमेई को शहर से बाहर क्यों ले जा रहे थे, लेकिन भाई लियू का आदेश सुनकर सैनिकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही गेट खुला, भाई लियू ने युमेई के साथ कुछ धुंधले रास्ते में प्रवेश किया। इस बीच शहर के बाहर मोबास और कुइंगसिंग इंतजार कर रहे थे। लेडी, मैं यहीं तक जा सकता हूँ, आपके दोस्त बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। शहर के गेट पर पहुंचकर भाई लियू ने आखिरकार युमेई को अपने कंधे से नीचे उतारा। तुम छोटे बदमाश, इतनी जल्दी मत मरो, अगली बार मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। भाई लियू के कंधे से उतरने के बाद युमेई की आंखें भाई लियू को थोड़ी नाराजगी के साथ घूर रही थीं। ये शब्द कहने के बाद वह बिना पीछे देखे मुड़ गई, अपनी विशाल सांप की पूंछ को तेजी से उस दिशा में घुमाया जहां सांप लोगों की सेना तैनात थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कि तुम मुझे मार डालो। युमेई के मुड़ने के बाद भाई लियू ने जोर से जवाब दिया। भाई लियू, मैं वास्तव में अब और नहीं रोक सकता, चलो जल्दी से भाग चलें। जैसे ही भाई लियू ने युमेई की आकृति को दूर जाते देखा, एक आवाज़ जो युवा और तत्परता से भरी हुई थी उसके कानों में घुस गई। फिर जियो जिन की आकृति अचानक भाई लियू के सामने आ गई और एक छोटे से हाथ ने उसे शहर के बाहर आसमान की ओर तेज गति से खींच लिया। जियो जिन द्वारा हवा में उठाए जाने पर भयंकर हवा के नीचे अपने लड़ाकू कवच के साथ भी भाई लियू को लगा कि वह अपनी आंखें नहीं खोल सकता। इस पल वह हैरान महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ तक कि जियो जिन भी रानी मेडुसा को नहीं हरा सका। क्या ये हो सकता है कि साम्राज्य में फैली रानी मेडुसा की सम्राट स्तर की ताकत की अफवाहें झूठी हों? हालांकि जैसे ही वह हैरान हुआ, जियाओ जिन अचानक रुक गया। आगे एक सुंदर लाल आकृति ने उनका रास्ता रोक दिया। छोड़ने की सोच रहे हो? रास्ता रोकते हुए रानी मेडुसा की आंखों में ठंडक का भाव था और वह धीरे से बोली, जियाओ जिन, तुम सच में उसे हरा नहीं सकते? रानी मेडुसा को उनका रास्ता रोकते हुए देखकर भाई लियू ने उम्मीद के साथ पूछा। मम्मा, वह बहुत शक्तिशाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जब उसने अभी मुझसे लड़ाई की थी तो उसने अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की थी। भाई लियू का सवाल सुनकर जियो जिन ने बार बार सिर हिलाया। क्या उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की? जियो जिन का जवाब सुनकर भाई लियू ने कहा। और उस समय जब वे दोनों बात कर रहे थे, रानी मेडुसा ने अपनी लंबी तलवार लहराई और उनकी ओर एक विशाल तलवार क्यूई-10 झांग आकार में छोड़ी। और जियो जिन की हथेली से कई झांग आकार की एक सुनहरी ऊर्जा गेंद भी आगे की ओर फटी। हालांकि तलवार क्यूई और सुनहरी ऊर्जा गेंद के बीच टकराव के बाद हमला केवल थोड़ा धीमा हुआ और फिर जियो जिन और लियू लिंग पर हमला जारी रहा। ये देखकर जियो जिन की आंखों में सावधानी की गहरी भावना उभरी। फिर लियू लिंग को लेकर वे जल्दी से कुछ दूरी पर पीछे हट गए और जियो जिन ने जल्दी से सुनहरी ऊर्जा का एक और विस्फोट किया, जिसने रानी मेडुसा द्वारा छोड़े गए भयानक तलवार क्यूई को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। रानी मेडुसा द्वारा लापरवाही से छोड़े गए तलवार क्यूई का मुकाबला करने के लिए जियो जिन को लगातार 2 हमले करने की जरूरत थी। ये देखकर लियू लिंग अब रानी की ताकत को पूरी तरह से समझ गया। इस समय उसने अपना सिर नीचे किया और अपने गले में लटके जैद तावीज़ को देखा, कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। मुझे याद है कि मास्टर ने एक बार कहा था कि जब तक मैं इस जैद तावीज़ को कुचल दूं, चाहे वह कहीं भी हो, वह तुरंत मेरी मदद के लिए आ सकता है। अगर वह आ सकता है तो आज का संकट आसानी से हल हो सकता है। भयानक रानी मेडुसा के खतरे का सामना करते हुए लियू लिंग ने गुहे को बुलाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जियाओ जिन, थोड़ी देर और रुको, मैं मास्टर को बुलाने की कोशिश करूंगा ताकि वह आकर हमें बचा सके। रानी मेडुसा के दूसरे हमले को आते देख लियू लिंग ने जल्दी से जियाओ जिन से कहा। लियू लिंग के शब्दों को सुनकर जियाओ जिन के चेहरे पर गंभीर भाव अचानक गायब हो गए और उनकी जगह एक खुशी भरी मुस्कान आ गई जब उन्होंने रानी मेडुसा से कहा, हाँ, बस तुम इंतजार करो, मेरे मास्टर जल्द ही मुझे बचाने आएंगे। मास्टर, दूर से जियाओ जिन की हंसमुख आवाज़ सुनकर रानी मेडुसा के चेहरे पर कुछ आश्चर्य दिखाई दिया। जियो जिन के साथ 10 से ज्यादा चालों तक मुकाबला करने के बाद रानी मेडुसा को पहले ही पता चल गया था कि वह 7वें चरण का राक्षस जानवर है। इस समय जियो जिन को एक गुरु का जिक्र करते हुए सुनकर उसका दिल सदमे और जिज्ञासा से भर गया। किस तरह का अस्तित्व 7वें चरण के राक्षस जानवर को स्वेच्छा से अपना गुरु मानने पर मजबूर कर सकता है? रानी मेडुसा संदेह से भर गई। उसकी नज़र में लियू लिंग ने अचानक हाथ बढ़ाया और उसके गले में लटके जैद तावीज़ को पकड़ लिया।
अच्छा नहीं, हालांकि उसे उस जैद तावीज़ का उद्देश्य नहीं पता था, फिर भी रानी मेडुसा को इससे एक अकथनीय खतरा महसूस हुआ। अगले ही पल रानी मेडुसा के शरीर से रंग बिरंगी ऊर्जा का एक विशाल उछाल हिंसक रूप से फूट पड़ा, जो तेजी से उसके सिर के ऊपर संघनित हो गया। एक पल में यह एक विशाल इंद्रधनुषी अजगर में बदल गया, जिसका आकार दर्जनों झांग तक फैला हुआ था। रानी मेडुसा की ऊर्जा से निर्मित इंद्रधनुषी अजगर लगभग एक जीवित भक्षण करने वाले अजगर की तरह था। इसकी विशाल आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं, मानो उसमें बुद्धि हो। जाओ। जैसे ही इंद्रधनुषी अजगर ने आकार लिया, रानी मेडुसा ने अपनी पतली उंगली से इशारा किया और ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसके आदेश के साथ आकाश में कुंडलित इंद्रधनुषी अजगर अचानक इंद्रधनुषी प्रकाश की एक लकीर की तरह आगे बढ़ा, लगभग तुरंत ही जियोजिन और लियू लिंग की ओर दौड़ा। इंद्रधनुषी प्रकाश के फटने की तरह दिखने वाले इंद्रधनुषी अजगर को उनकी ओर दौड़ते हुए देखकर लियू लिंग ने निर्णायक रूप से अपने हाथ में जैद ताबीज को कुचल दिया। उसी समय ब्लैक हॉर्न डोमेन में जियानान अकादमी के पहाड़ों के पीछे एक छोटी सी घाटी के तल पर एक सफ़ेद आकृति जो पहले चुपचाप बैठी थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली। एक ठंडी और खतरनाक आभा बिखेर रही थी। शून्य जैद ताबीज को कुचल दिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा छोटा साथी मुसीबत में है। अध्याय 304 गूढ़ प्रकट होता है। जैसे ही इंद्रधनुषी अजगर एक भयानक आभा बिखेरता हुआ आगे बढ़ा, जियाओजिन द्वारा उत्पन्न स्वर्ण ऊर्जा लगभग तुरंत ही निगल ली गई। इसके बाद इंद्रधनुषी अजगर अखंड शक्ति के साथ जियाओजिन और लियू लिंग की ओर बढ़ा। अरे, ये बहुत भयंकर है। गुरु, कृपया जल्दी आओ, आपके शिष्य का जीवन खतरे में है। जैसे ही लियू लिंग ने जैद ताबीज को कुचला, उसने देखा कि इंद्रधनुषी अजगर स्वर्ण ऊर्जा को निगल रहा है। उसके भीतर भय उमड़ पड़ा। इंद्रधनुषी अजगर के भयंकर हमले का सामना करते हुए जियाओजिन ने एक बार फिर लियू लिंग को पीछे खींच लिया, क्योंकि वे पीछे हट रहे थे। इस समय जिस स्थान पर जियाओजिन और लियू लिंग स्थित थे, वह अचानक हिंसक रूप से विकृत हो गया। विकृत स्थान से एक प्रचंड आभा तुरंत फैल गई। इस प्रचंड आभा के तहत इंद्रधनुषी अजगर, जिसके पास शक्तिशाली ऊर्जा थी और जो आगे बढ़ रहा था, अचानक हवा में रुक गया। फिर यह अचानक फट गया। हालांकि एक अदृश्य शक्ति के दमन के तहत यह विस्फोट फैल नहीं पाया। यहाँ तक कि ध्वनि भी उत्सर्जित नहीं हुई और यह पूरी तरह से हवा में फैल गई। इसके बाद रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा अचानक पीला पड़ गया। इस समय इस आकाश से कई दसियों ली दूर सांप लोगों के शिविर में भी अनगिनत सांप लोगों ने इस आभा को महसूस करके धड़कन महसूस की। जियोजिन और लियू लिंग, जो पूरी गति से भाग रहे थे, तुरंत अपने रास्ते पर रुक गए और भारी आभा के स्रोत को घूरने लगे। जियोजिन, लियू लिंग और रानी मेडुसा की निगाहों के नीचे एक सफ़ेद प्रेत अचानक विकृत स्थान से बाहर निकल आया। मास्टर, मुझे पता था कि आप मुझे बचाने आएंगे। आगे परिचित सफ़ेद आकृति को देखकर लियू लिंग ने उत्साह से कहा। मास्टर, जियोजिन आपको बहुत याद करता है। उसी समय जियाओजिन का युवा चेहरा खुशी से भर गया जब उसने पुकारा। लियू लिंग को अपने साथ खींचते हुए वे जल्दी से सफ़ेद आकृति के पास पहुंचे। इस व्यक्ति की साधना एक अथाह स्तर पर है। वास्तव में उसके पास इतना भयानक दबाव है, शायद मेरी याददाश्त से भी वह व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अचानक दिखाई देने वाली सफ़ेद आकृति को देखते हुए रानी मेडुसा का पहला विचार उसकी तुलना अपने मन में अविस्मरणीय नकाबपोश आकृति से करना था। हालांकि जब उसने जियाओजिन और लियू लिंग के शब्दों को सुना तो उसका दिल तुरंत डर से भर गया। ऐसा भयानक गुरु वास्तव में उस लड़के का शिक्षक निकला। फिर मैंने अभी अभी उसके शिष्य पर जो भारी हाथ रखा है। इस विचार के साथ रानी मेडुसा की सुंदर आकृति तुरंत प्रकाश की एक रंगीन धारा में बदल गई और दूर आकाश की ओर भाग गई। ... ऐसा लगता है कि लियू लिंग ने मुझे बुलाया है। इंद्रधनुषी अजगर की गति को देखते हुए ऐसा लगता है कि रानी मेडुसा ने लियू लिंग पर हमला किया है। अपने आसपास की हर चीज का तेजी से सर्वेक्षण करते हुए गुहे की प्रक्षेपित छवि को स्थिति का एक मोटा मोटा अंदाजा था। इस समय रानी मेडुसा की आकृति को दूर भागते हुए देखकर उसने धीरे से अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसे धीरे से उस दिशा में जकड़ लिया जहां रानी मेडुसा भाग रही थी। अचानक रानी मेडुसा के आसपास का स्थान, जो प्रकाश की एक लकीर की तरह भाग रही थी, हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। फिर अमूर्त स्थान ठोस होता हुआ दिखाई दिया, एक स्थानिक जेल में बदल गया जिसने रानी मेडुसा को अपने भीतर समाहित कर लिया। ओह नहीं, इस व्यक्ति ने वास्तव में मेरे आसपास के सभी स्थान को सील कर दिया है। अपने आसपास के ठोस स्थान को महसूस करते हुए रानी मेडुसा ने स्थानिक अवरोध की ओर इंद्रधनुषी ऊर्जा का एक और विस्फोट किया। हालांकि जैसे जैसे वह हिंसक रूप से इधर उधर भागती गई, न केवल आसपास के स्थानिक अवरोध में कोई क्षति के संकेत नहीं दिखे, बल्कि यह सिकुड़ने भी लगा, जिससे रानी मेडुसा की गति की सीमा कम हो गई। यह महसूस करते हुए परिणामस्वरूप रानी मेडुसा को अपने दिल में शक्तिहीनता की भावना महसूस हुई। कुछ ही समय में वह स्थानिक बल द्वारा पूरी तरह से स्थिर हो गई। गुरुजी, मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, अन्यथा आपका शिष्य रानी मेडुसा के हाथों में पड़ जाता।
गुहे के पास पहुंचते ही भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता के रूप में लियू लिंग का व्यवहार कहीं नजर नहीं आया। इस समय उसके चेहरे पर शिकायत की भावना थी, उसकी आवाज में रोने की झलक थी। चिंता मत करो, अब जब मैं यहाँ हूं तो सब ठीक हो जाएगा। लियू लिंग की दयनीय स्थिति को देखकर गुहे ने उसे आश्वस्त करने के लिए बात की। ये कहने के बाद गुहे ने साधना में लियू लिंग की प्रगति देखी और कुछ हद तक प्रसन्न महसूस किया। उसने धीरे से आह भरी, ऐसा लगता है कि इस समय के दौरान आपने अपनी साधना में बहुत प्रयास किया है। ये जानते हुए कि गुहे ने पहले ही उसकी प्रगति देख ली है, लियू लिंग ने अपने हाथ से एक सुनहरी गोली निकाली। कुछ हद तक गर्व से देखते हुए उसने कहा, गुरु, आपका शिष्य 5वीं कक्षा का कीमियागर बन गया है और अब मैं स्टोन डेजर्ट सिटी के पहले भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता भी हूँ। 5वीं कक्षा का कीमियागर पहले से ही। लियू लिंग के शब्दों को सुनकर गुहे को बहुत राहत महसूस हुई। उसने लियू लिंग को जो 3 काम सौंपे थे वे तय समय से पहले पूरे हो गए थे। मूल रूप से गुहे ने उसे ऐसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करने का इरादा किया था, लेकिन इस बार उसने केवल खुद को यहाँ प्रोजेक्ट किया था और तकनीकें स्थानांतरित नहीं कर सकता था और न ही उसके पास पुरस्कार के रूप में देने के लिए कोई वस्तु थी। इसलिए वह भविष्य में फिर से मिलने पर ही लियू लिंग को पुरस्कारों से मुआवजा दे सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए गुहे ने लियू लिंग के बढ़ते हुए मजबूत कंधे को थपथपाया और खुलकर कहा, लियू लिंग, तुम्हारे गुरु ने इस बार केवल खुद को यहाँ प्रोजेक्ट किया है और वह ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। चूंकि तुम्हारे प्रशिक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके संप्रदाय में वापस लौट आओ। मैंने तुम्हारे लिए कई पुरस्कार तैयार किए हैं। गुहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग एक पल के लिए हिचकिचाया। वह हिचकिचाया, हकलाते हुए, गुरु, आपका शिष्य चाहता है थोड़ी देर और रुकना, लेकिन चिंता न करें, मैं अपनी छोटी बहनों के वापस आने से पहले ज़रूर वापस आ जाऊंगा। इस प्रशिक्षण का अनुभव करने से पहले गुहे द्वारा उसे इनाम देने की बात सुनकर लियू लिंग बहुत खुश होता। हालांकि अब वह पूरी तरह से अलग लग रहा था। यहाँ तक कि लियू लिंग को भी कुछ अजीब लगा। हालांकि वह हर दिन काम पूरा करने और जल्द से जल्द संप्रदाय में लौटने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन अब जब काम पूरा हो गया था तो वह इस जगह को छोड़ने में कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहा था। ओह, अगर तुम थोड़ी देर और रुकना चाहते हो तो अपने दिल की सुनो। गुहे महसूस कर सकता था कि इस प्रशिक्षण के बाद लियू लिंग के स्वभाव में कई बदलाव आए हैं। धन्यवाद गुरु। गुहे द्वारा उसे थोड़ी देर और रुकने देने की बात सुनकर लियू लिंग बहुत खुश हुआ। लियू लिंग के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अपना ध्यान जियोजिन की ओर मोड़ते हुए गुहे ने हाथ बढ़ाया और धीरे से मुस्कुराते हुए छोटे बच्चे के सिर को थपथपाया। छोटे बच्चे, तुमने इस दौरान लियू लिंग की गुप्त रूप से रक्षा करते हुए बहुत सारी स्वतंत्रता खो दी है। तुमने कड़ी मेहनत की है। जियोजिन से गुहे के शब्द सुनकर लियू लिंग की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। अध्याय 305 वापसी की तैयारी। शून्य वज्र देवता की चमक। गुहे के शब्दों को सुनकर जियोजिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस घबराहट में मुस्कुराया और कभी कभी लियू लिंग की ओर देखा। ये देखकर लियू लिंग ने अपनी आंखों से जियोजिन को संकेत दिया। जब तक ये मालिक का आदेश है, जियोजिन को ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। लियू लिंग के संकेत का जवाब देते हुए जियोजिन ने अपना सिर हिलाया और बहुत आज्ञाकारी ढंग से कहा, बहुत अच्छा, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। ये कहने के बाद गुहे को अचानक कुछ याद आया और उसने दूर से कैद रानी मेडुसा की ओर इशारा करते हुए उन दोनों से पूछा, रानी मेडुसा ने अभी अभी तुम दोनों को क्यों निशाना बनाया? शिक्षक, ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि स्नैक पीपल की सेना ने स्टोन डेजर्ट सिटी पर एक बड़ा हमला किया था। स्टोन डेजर्ट सिटी में सभी भाड़े के सैनिकों के नेता के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से चुपचाप नहीं रह सकता था। जब मैं स्नैक पीपल के लड़ाकों के राजा यूमेई के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका तो जियोजिन प्रकट हुआ और उसने स्नैक वुमन यूमेई को पकड़ लिया। उसके बाद रानी मेडुसा हमें ढूंढने आए। गुहे की पूछताछ का सामना करते हुए लियू लिंग ने सच्चाई से समझाया। मैं देखता हूँ स्नैक पीपल खुद को रोक नहीं पाए और जियामा साम्राज्य के साथ युद्ध शुरू कर दिया। लियू लिंग की व्याख्या सुनकर गुहे ने धीरे से आह भरी। लियू लिंग की हरकतें निश्चित रूप से उचित थीं। कोई भी व्यक्ति चुपचाप खड़ा होकर अपने ही लोगों को बाहरी लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि स्नैक पीपल को जियामा साम्राज्य से गहरी शिकायतें थीं। उन्हें बंज टैगोर रेगिस्तान में रहने के लिए भी मजबूर किया गया था। इस समय वे शक्तिशाली थे और अपने लोगों के लिए अधिक आरामदायक रहने के माहौल के लिए युद्ध छेड़ना चाहते थे, जो समझ में आता था। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो ये तय करना मुश्किल था कि कौन सही था या कौन गलत। ... मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही महीनों में रानी मेडुसा की साधना पहले ही 5 सितारा डू पूर्वज तक पहुंच चुकी है। जब उसने रानी मेडुसा की साधना देखी तो गुहे भी हैरान रह गया। एक साधारण व्यक्ति के लिए डू पूर्वज चरण में एक सितारा पार करने में कई साल या दशकों लग सकते हैं और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी।
फिर भी रानी मेडुसा ने कुछ ही महीनों में 2 सितारों को पार कर लिया था, जो अविश्वसनीय रूप से भयानक प्रतिभा थी। गूहे ने पहले रानी मेडुसा को अपना शिष्य बनाने की योजना बनाई थी, और अब उसकी साधना की प्रगति को देखकर यह विचार और भी मजबूत हो गया। अगर वह रानी मेडुसा को अपना शिष्य बना पाता तो शायद उसकी अपनी साधना में एक और तेज उछाल आता। इस बात को ध्यान में रखते हुए गूहे ने उस योजना को लागू करने का फैसला किया जो उसने पहले सोची थी, रानी मेडुसा को एक अलग पहचान के तहत अपना शिष्य बनाना। अपना मन बना लेने के बाद गूहे ने लियूलिंग और शियाओजिन की ओर रुख किया और निर्देश दिया, लियूलिंग, शियाओजिन, मैं रानी मेडुसा को अस्थायी रूप से यहाँ कैद कर लूंगा जब तक कि मैं उससे निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से वापस नहीं आ जाता। इस दौरान आप दोनों को इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हाँ, लियूलिंग और शियाओजिन ने गूहे की बातों पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया। स्थानिक जेल में रानी मेडुसा, जिसे गूहे ने बंदी बना रखा था, इस समय विशेष रूप से असहज महसूस कर रही थी। गूहे का सामना करते हुए, जिसने उसे अपने हाथ की एक झटके से दबा दिया था, रानी मेडुसा को पहले से ही बहुत डर लग रहा था। जब गूहे की नज़र उस पर केंद्रित रही तो ऐसा लगा कि किसी अज्ञात इरादे से रानी मेडुसा का दिल बैठ गया। अफसोस, मैंने इस दुनिया के लोगों को वाकई कमा का। मैंने सोचा था कि 5 सितारा डू पूर्वज को तोड़कर मैं अपने कबीले को समृद्धि की ओर ले जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिर्फ एक कदम उठाने के बाद इस तरह खत्म हो जाऊंगा। रानी मेडुसा ने अंदर ही अंदर आह भरी। इस समय वह जो सोच रही थी वह यह था कि अगर गूहे का उसके प्रति कोई इरादा है, भले ही उसे खुद को नष्ट करना पड़े, वह गूहे को सफल नहीं होने दे सकती। हालांकि जब रानी मेडुसा बेतहाशा अनुमान लगा रही थी तो गूहे की तरफ से उसके पास आकर उससे निपटने का कोई इरादा नहीं था। जल्द ही आधा घंटा बीत गया और रानी मेडुसा की निगाहों के नीचे गूहे की आकृति अचानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के किसी भी संकेत के बिना इस दुनिया से गायब हो गई। क्या हो रहा है? उसके गायब होने के बाद भी ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव क्यों नहीं हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो अभी प्रकट हुआ वह उसका असली शरीर नहीं था, बल्कि किसी जादुई तरीके से बनाया गया एक अस्थायी प्रक्षेपण या क्लोन था? जब यह विचार उसके मन में आया तो रानी मेडुसा के आश्चर्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। ये कल्पना से परे था कि एक प्रक्षेपण या क्लोन में इतनी जबरदस्त शक्ति हो सकती है। उसका असली शरीर कितना भयानक होगा। स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर आकाश से गूहे के प्रक्षेपण के गायब होने के ठीक बाद जियानान अकादमी के पीछे के पहाड़ों में गूहे का असली शरीर पहले ही एक छोटी सी घाटी से बाहर निकल चुका था। एकांतवास की इस अवधि के दौरान गूहे ने पिछली बार जियान से लौटकर सभी साधनाओं को आत्मसात कर लिया था। इस समय उसकी साधना 5 सितारा डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंच गई थी। हालांकि वह अपेक्षित 6 सितारा डू वेनेरेट तक नहीं पहुंचा था, गूहे पहले से ही बहुत संतुष्ट था। अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ कुछ एकांतप्रिय विशेषज्ञों को छोड़कर वह मूल रूप से इस उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में बगल में चल सकता था। बहुत जल्द गूहे आंतरिक में वापस आ गया, जियानान अकादमी के प्रांगण में प्रवेश किया और फिर अपने छोटे से प्रांगण की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह निकट पहुंचा, प्रांगण के दृश्य ने गूहे की आंखों में चमक ला दी। उसकी दृष्टि में प्रांगण में बहुत ही सुंदर और आकर्षक घरों की एक पंक्ति थी। घरों के चारों ओर कई दुर्लभ फूल और पौधे लगाए गए थे और पास में एक बहुत छोटा तालाब था जिसमें कई रंगीन छोटी मछलियां तैर रही थीं। मूल रूप से गूहे के एकांत में जाने से पहले आंगन में मूल घर जियान की सफलता के कारण होने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जियान ने इसे ठीक करने का वादा किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से बदल जाएगा। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर गूहे को लगा कि घर की शैली कुछ ऐसी नहीं थी जिसे जियान, जो बहुत ही सीधा सादा व्यक्तित्व वाला था, बना सकता था। इसमें हान यू की मदद जरूर रही होगी। हालांकि कोई बात नहीं, उस छोटी लड़की जियान ने वास्तव में अपना वादा निभाया और अपनी बात पर खरी उतरी। घर में जियान और हान यू की आभा को महसूस करते हुए गूहे की आकृति टिमटिमाती हुई आंगन में प्रकट हुई। मास्टर, आप आखिरकार एकांत से बाहर आ गए हैं। जैसे ही गूहे आंगन में दाखिल हुए, जियान और हान यू ने हलचल को महसूस किया और उत्साहित होकर कमरे से बाहर भाग गए। मास्टर, इस आंगन और घरों का लेआउट मैंने और जूनियर सिस्टर ने डिज़ाइन और बनाया है। आपको क्या लगता है? जियान ने अपनी बड़ी काली आंखें झपकाईं और उत्सुकता से पूछा। बुरा नहीं है, मुझे ये शैली बहुत पसंद है। हालांकि इस समय के दौरान आपकी साधना में कोई प्रगति नहीं हुई है ना? क्या आप फिर से सुस्त हो गए हैं? गूहे ने जियान के सिर को सहलाया और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। गूहे की बातें सुनकर जियान का गोरा और नाजुक चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने गूहे की पैंट के हेम को खींचते हुए प्यार से कहा, हे मास्टर, ये सिर्फ आंगन की मरम्मत के लिए था, जिससे मुझे थोड़ी देर हो गई। ये ठीक है, इसके अलावा मैं पहले से ही बहुत मजबूत हूँ। अकादमी के कई बुजुर्ग मुझे हरा नहीं सकते। तुम छोटी लड़की हमेशा बहाने ढूंढती रहती हो। जियान की प्यारी और मनमोहक शक्ल देखकर गूहे खुद को रोक नहीं पाया और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया।
फिर उसने अपनी नज़र जियान के पीछे हान यू पर घुमाई। हान यू, तुम्हारी साधना ने वास्तव में हाल ही में कुछ प्रगति की है, गूहे ने बड़ी संतुष्टि के साथ कहा। मास्टर, आपके शिष्य को कुछ दिन पहले दूसरे स्टार डोलुओं में एक सौभाग्यपूर्ण सफलता मिली थी। गूहे की बातें सुनकर हान यू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। मेरे सामने बैठो, गूहे ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हाँ, गूहे की बातें सुनकर हान यू को पता चल गया कि गूहे अपनी कुछ शक्ति उसे हस्तांतरित करने जा रहा है। चूंकि शक्ति हस्तांतरण का एक अनुभव पहले ही हो चुका था, इसलिए हान यू शुरू से ही पूरी तरह से केंद्रित थी। हान यू के तैयार होने के बाद गूहे ने धीरे से अपनी हथेली हान यू के चिकने माथे पर रखी और मन ही मन कहा, सिस्टम, छठे शिष्य हान यू को शक्ति हस्तांतरित करो। जैसे जैसे गूहे की हथेली से हान यू तक ऊर्जा का संचार होता रहा, हान यू की आभा बढ़ती गई। दूसरे स्टार डुकिंग क्षेत्र को तोड़ने से लेकर वह तुरंत दूसरे स्टार डुकिंग के शिखर पर पहुंच गई और फिर टूटे हुए बांस की तरह तीसरे स्टार डुकिंग के क्षेत्र में पहुंच गई। ये साधना सुधार केवल हान यू के छठे स्टार डुकिंग तक पहुंचने के बाद धीमा हो गया। यह महसूस करते हुए कि हान यू अपनी सीमा तक पहुंच गई है, गूहे ने तुरंत शक्ति हस्तांतरण को रोक दिया और अपना हाथ वापस खींच लिया। उस पल सिस्टम से एक अधिसूचना गूहे के दिमाग में गूंजी। डिंग ने पाया कि मेजबान ने छठे शिष्य हान यू को 2 दिन की साधना दी है। बधाई हो, मेजबान ने 1000 गुना रिटर्न ट्रिगर किया और 5 साल की साधना प्राप्त की। नोट, साधना के ये 5 वर्ष 5 स्टार डुकिंग के दायरे से मेल खाते हैं। साधना के 5 वर्ष सिस्टम स्पेस में जमा हो गए हैं। होस्ट, कृपया जांच करें। बस 5 साल की साधना, मैं इससे क्या कर सकता हूँ? सिस्टम की अधिसूचना सुनकर गूहे थोड़ा निराश हुआ, लेकिन यह निराशा पूरी तरह से सिस्टम से केवल 5 साल की साधना की वापसी के बारे में थी और हान यू की ओर निर्देशित नहीं थी। गूहे की साधना पिछली बार से काफ़ी बेहतर हुई थी, इसलिए हान यू का 2 दिनों की साधना को झेल पाना पहले से ही काफ़ी अच्छा था। इस शक्ति हस्तांतरण के माध्यम से गूहे की रानी मेडुसा को शिष्य के रूप में लेने की इच्छा और गहरी हो गई। रानी मेडुसा के रेनबो स्काई पायथन संविधान और उनकी वर्तमान 5 स्टार डुकिंग साधना के साथ वह निश्चित रूप से लंबे समय तक टिक पाएगी। शक्ति हस्तांतरण के बाद गूहे ने आगे कहा, हान यू, अगले आपके गुरु आपको एक शारीरिक गति मार्शल कौशल सिखाएंगे। धन्यवाद, शिक्षक। गूहे के शब्दों को सुनकर हान यू, जो अभी भी सफलता की खुशी में डूबी हुई थी, ने कृतज्ञतापूर्वक जवाब दिया। फिर गूहे ने एक बार फिर हान यू के माथे पर अपनी हथेली रखी और एक विचार के साथ उसने ज्ञान प्रदान करने की तकनीक का प्रदर्शन किया। ब्लैकहॉर्न डोमेन से एकत्र किए गए पृथ्वी श्रेणी के प्राथमिक शरीर आंदोलन मार्शल कौशल 3000 थंडर मूवमेंट्स को हान यू को प्रेषित किया, साथ ही अपनी कुछ अंतर्दृष्टि और इसके बारे में समझ भी। एक पल में हान यू के दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई और फिर एक धमाके के साथ बिखर गई। भले ही हान यू इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी के लिए तैयार थी, फिर भी वह इससे चौंक गई, लेकिन उसने लगन से इसे अवशोषित करना जारी रखा। एक पल के बाद गूहे ने आखिरकार हान यू को सभी 3000 थंडर मूवमेंट्स और कुछ अंतर्दृष्टि हस्तांतरित कर दी। ये सब पूरा करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी हथेली वापस ले ली। उसी समय सिस्टम से एक अधिसूचना गूहे के दिमाग में प्रवेश कर गई। डिंग, पता चला कि मेजबान ने छठे शिष्य हान यू को पृथ्वी रैंक वाले प्राथमिक शारीरिक गति मार्शल कौशल 3000 थंडर मूवमेंट प्रदान किया है। बधाई हो, मेजबान ने 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर किया और स्वर्ग रैंक वाले प्राथमिक शारीरिक गति मार्शल कौशल 0 थंडर गॉड फ्लैश प्राप्त किया। स्वर्ग रैंक वाले प्राथमिक शारीरिक गति मार्शल कौशल 0 थंडर गॉड फ्लैश को सिस्टम स्पेस में जमा कर दिया गया है। मेजबान, कृपया जांच करें। जैसे ही सिस्टम अधिसूचना उसके दिमाग में गूंजी, गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों में उत्साह का संकेत दिखाई दिया। 10,000 गुना रिटर्न, स्वर्ग रैंक वाले प्राथमिक शारीरिक गति मार्शल कौशल 0 थंडर गॉड फ्लैश। आप जानते हैं, पृथ्वी रैंक वाले उन्नत शारीरिक गति मार्शल कौशल आरोहण कदम के साथ गूहे आधे संत साधना स्तर के फ्लेम छिपकली लोगों की प्रतिक्रिया से पहले ही खिसकने में सक्षम था। अब और भी अधिक उन्नत शारीरिक गति मार्शल कौशल 0 थंडर गॉड फ्लैश प्राप्त करने पर उसकी गति एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। हाँ, जब गूहे स्वर्ग श्रेणी के प्राथमिक शारीरिक गति मार्शल कौशल 0 थंडर गॉड फ्लैश को प्राप्त करने के बारे में उत्साहित था, तो हान यू ने एक नर्म उद्गार व्यक्त किया। मास्टर, आपने मुझे जो शारीरिक गति मार्शल कौशल सिखाया है, 3000 थंडर मूवमेंट्स, क्या वह विंड एंड थंडर पवेलियन से नहीं है? इसे विंड एंड थंडर पवेलियन का रहस्य माना जाता है। क्या ये हो सकता है कि आप विंड एंड थंडर पवेलियन से हैं? हान यू ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। हान यू के प्रश्न को सुनकर गूहे 0 थंडर गॉड फ्लैश प्राप्त करने की अपनी खुशी से बाहर आ गया। ये लड़की हान यू सेंट्रल प्लेन्स से थी और उसके परिवार का शहर विंड एंड थंडर नॉर्डर्न पवेलियन के अधिकार क्षेत्र में था,
इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने प्रतिष्ठित शारीरिक गति मार्शल कौशल 3000 थंडर मूवमेंट्स के बारे में सुना होगा। मैं विंड एंड थंडर पवेलियन से नहीं हूँ। 3000 थंडर मूवमेंट्स मार्शल कौशल मैंने संयोग से हासिल किया था, गुहे ने स्पष्ट रूप से कहा। आह गुरु, 3000 थंडर मूवमेंट्स पवन और थंडर पवेलियन का रहस्य हैं। अगर दूसरे लोग इसका अभ्यास करते हैं और पवन और थंडर पवेलियन के लोगों द्वारा खोजे जाते हैं तो वे शायद। हान यू की आंखों में थोड़ी चिंता दिखी। ठीक है, अगर आप चिंतित हैं तो आप इस मार्शल कौशल को एक तुरुप का पत्ता मान सकते हैं और इसका उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब आवश्यक हो। गुहे ने एक सुझाव दिया। उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही, बस एक पवन और थंडर पवेलियन। आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे शिष्य, क्योंकि ऐसा कहना उनके दो शिष्यों को सीधे अपने स्वयं के साधना स्तर को प्रकट करने के बराबर होगा। अगर वे अपने साधना स्तरों के कारण अभिमानी हो गए तो यह संभवतः अनावश्यक परेशानी का कारण होगा। इसलिए उनके लिए इस दुनिया के प्रति विस्मय की भावना विकसित करना अच्छा था। मैं याद रखूंगा गुरु। गुहे के सुझाव को सुनकर हान यू ने एक पल के लिए सोचा और फिर शांत हो गया, क्योंकि जब ऐसी उन्नत मार्शल कौशल का उपयोग किसी विकट परिस्थिति में करने की बात आती है तो पवन और वज्र मंडप अब कोई मायने नहीं रखता। मम्मा, हान यू की स्वीकृति देखकर गुहे ने बहुत संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हान यू को सांत्वना देने के बाद गुहे का मन चला गया, तुरंत सिस्टम स्पेस में डूब गया। इस समय सिस्टम स्पेस में उसके भीतर कई झांग आकार का एक चांदी का गोला लटका हुआ था। क्या ये स्वर्ग श्रेणी का प्राथमिक शारीरिक गति मार्शल कौशल शून्य थंडर गॉड फ्लैश था? शून्य में चांदी के गोले को देखते हुए गुहे की आंखों में उत्साह भर गया। इस चांदी के गोले के भीतर एक शक्ति थी जो गुहे को डू पूर्वज स्तर पर अपनी सफलता के बाद बहुत परिचित थी, अंतरिक्ष की शक्ति। अंतरिक्ष की शक्ति के अलावा इस चांदी के गोले में एक शक्तिशाली वज्र शक्ति भी थी। मुझे आश्चर्य है कि इस शून्य थंडर गॉड फ्लैश का क्या प्रभाव है। उत्साह से भरे हुए गुहे ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, सीधे अपने मन में सोचा, सिस्टम शून्य थंडर गॉड फ्लैश को निकालना शुरू करें। जिस क्षण गुहे के शब्द उसके दिमाग में आए, चांदी का गोला तुरंत तीर की तरह बाहर निकला और सीधे गुहे के शरीर में जा घुसा। पीएस आज 14 तारीख है, इसलिए कुछ ज्यादा ही चल रहा है, इसलिए अपडेट करने में देरी हो रही है। अध्याय 306 आत्मा जानवर 9 नेदर स्पैरो। चांदी के प्रकाश क्षेत्र के गुहे के शरीर में प्रवेश करने के बाद गुहे के दिमाग में तुरंत बहुत सारी जानकारी उमड़ पड़ी, अनगिनत गहन साधना रहस्य चमक उठे। उसी समय मजबूत चांदी की ऊर्जा की किरणें भी गुहे के मांस और रक्त में एकीकृत हो गईं। कुछ ही क्षणों बाद गुहे की आंखें अचानक चांदी की हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर राजसी गड़गड़ाहट की हल्की आवाज गूंजने लगी। गुहे के शरीर में विसंगति ने तुरंत जियान और हान यू का ध्यान आकर्षित किया। ऐसी भयानक गड़गड़ाहट वाली शक्ति, हान यू ने विस्मय में कहा। जियान समान रूप से आश्चर्यचकित विस्मय में हौंफने लगी। उसने भी इस गड़गड़ाहट वाली शक्ति को महसूस किया, लेकिन जो चीज़ उसे वास्तव में आश्चर्यचकित करती थी वह ये गड़गड़ाहट वाली शक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह बेहद परिचित थी, एक जन्मजात शक्ति। पूरे चांदी के प्रकाश क्षेत्र को अवशोषित करने के बाद गुहे को पहले से ही शून्य थंडर फ्लैश की गहन समझ थी। हालांकि वह अपने चरम पर नहीं पहुंचा था, लेकिन वह पहले से ही इसे लचीले ढंग से तैनात कर सकता था। शून्य थंडर फ्लैश का अभ्यास करने से शरीर को शून्य के माध्यम से शटल करने की एक शक्तिशाली क्षमता प्राप्त हुई। ये क्षमता प्राचीन शून्य ड्रैगन की जन्मजात प्रतिभा के समान बहुत अधिक मजबूत थी। गुहे की वर्तमान साधना के साथ एक प्रारंभिक डूसेंट की स्थानिक नाकाबंदी भी उसकी गतिविधियों में बाधा नहीं डाल सकती थी। इसके अलावा शून्य थंडर फ्लैश का अभ्यास केवल इस क्षमता तक ही सीमित नहीं था। इसने गुहे को सीधे असंख्य वज्रों में बदलने और थोड़े समय के भीतर शून्य के माध्यम से शटल करने की अनुमति दी। इनमें से प्रत्येक वज्र को गुहे का असली शरीर माना जा सकता है। जब तक एक वज्र रहता, गुहे अपने शरीर को फिर से बना सकता था। सुधार के बाद अन्य वज्र उसे नुकसान पहुंचाए बिना तुरंत गायब हो जाते। एक गहरी सांस लेते हुए गुहे ने धीरे धीरे इस भयानक मार्शल कौशल के सदमे से अपने होश में वापस आ गया। तुम दोनों क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारे गुरु ने कुछ नया हासिल किया है? गुहे ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा, ये देखते हुए कि जियान और हान यू उसे घूर रहे थे। हाँ मास्टर, आपने अचानक कुछ नया हासिल कर लिया। गुहे के बोलने के बाद जियान और हान यू ने बार बार सिर हिलाया। क्या अब आपके गुरु ज्यादा रहस्यमय और गहन लगते हैं? उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए गुहे ने जानबूझकर मजाक के अंदाज में कहा। गुहे के शब्दों को सुनकर जियान और हान यू ने कुछ देर रुककर जवाब दिया, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। तुम दोनों का होना बहुत बेकार है, तुम कुछ अच्छा भी नहीं कह सकते। गुहे ने थोड़ी निराशा के साथ अपना सिर हिलाया। ये देखकर तेज तर्रार हान यू ने तुरंत कहा, मास्टर, शिष्य का मतलब यह नहीं था।
ये सिर्फ इतना है कि गहन और रहस्यमय शब्द आपके लिए उपयुक्त नहीं लगता। उत्तम और उत्कृष्ट तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। हा हान यू, तुम्हारी जबान बहुत मीठी है। हान यू के शब्द सुनकर गूहे हंसा। अगले ही पल उसके हाथ में एक बैंगनी रंग का जानवर का अंडा दिखाई दिया, जिसे उसने हान यू को थमा दिया। ये बैंगनी जानवर का अंडा गूहे ने जानवर वश में करने वाले संप्रदाय के खजाने की तिजोरी से प्राप्त किया था, जब उसने ब्लैक हॉर्न डोमेन में उनका सफाया कर दिया था। इतने लंबे समय तक इस जानवर के अंडे को अपने पास रखने के बाद गूहे भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि जानवर वश में करने वाले संप्रदाय से इतना ध्यान आकर्षित करने के लिए ये किस तरह का जानवर का अंडा था। गुरु, ये किस तरह का जानवर का अंडा है? गूहे द्वारा सौंपे गए बैंगनी जानवर के अंडे को लेते हुए हान यू ने थोड़ी देर तक उसकी जांच करने के बाद उत्सुकता से पूछा। जैसे ही हान यू बोलने वाला था, गूहे के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग, मेजबान ने छठे शिष्य हान यू को 9 रैंक का जानवर का अंडा उपहार में दिया है। बैंगनी दानवगेद, मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने के लिए बधाई। स्पिरिट बीस्ट 9 नेदर स्पैरो का अंडा प्राप्त करना। स्पिरिट बीस्ट 9 नेदर स्पैरो का अंडा सिस्टम स्पेस में जमा हो गया है। कृपया जांच करें। होस्ट, स्पिरिट बीस्ट 9 नेदर स्पैरो। सिस्टम ने जो लौटाया उसे सुनकर गूहे बहुत हिल गया। स्पिरिट बीस्ट, यह विशाल दुनिया में प्रतीकों में से एक था। गूहे को याद आया कि स्पिरिट बीस्ट के साथ अनुबंध करने के बाद कोई व्यक्ति अपना जीवनकाल उसके साथ साझा कर सकता है। हालांकि दीर्घायु वह नहीं थी जिसकी गूहे को सबसे अधिक परवाह थी। वह वास्तव में जिस चीज को महत्व देता था वह थी स्पिरिट बीस्ट की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता। इस समय हान यू की हैरान आवाज सुनकर गूहे ने सिस्टम स्पेस में 9 नेदर स्पैरो अंडे की तुरंत जांच करने के विचार को खारिज कर दिया। चूंकि उसने पहले ही हान यू को बैंगनी जानवर का अंडा दे दिया था, सिस्टम के कार्य के लिए धन्यवाद। गूहे पहले से ही उस बैंगनी जानवर के अंडे के बारे में कुछ जानकारी देख सकता था। बैंगनी दानव गेद, एक 9वीं रैंक का जानवर, आमतौर पर अपने अंडे सेने में 1000 साल लगाता है। इसलिए इस प्रजाति के बहुत कम लोग बचे थे। बेशक अगर इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा होती तो यह अपने अंडे सेने के समय को तेज कर सकता था। एक बार अंडे सेने के बाद यह एक शीर्ष 5वीं रैंक के जानवर की ताकत रखता। इसके अलावा कई मामलों में ये बड़ा होने के बाद ताकत में 9वीं रैंक तक पहुंच सकता है। गूहे को एहसास हो गया कि हान यू को उपहार में दिया गया जानवर का अंडा अंडे सेने से बहुत दूर नहीं था। हान यू, ये बैंगनी जानवर का अंडा 9वीं रैंक के जानवर बैंगनी दानवगेद का अंडा है। जब तक आप इसे सेते रहेंगे तब तक इसमें 5वीं रैंक के जानवर की ताकत होगी। भविष्य में आपके साथ लड़ने के लिए आपके पास एक और साथी होगा, गूहे ने समझाया। वाह, 9वीं रैंक के जानवर का अंडा। गूहे के शब्दों को सुनकर हान यू ने एक बार फिर उत्साह से कहा। उसका मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा खुशी से भर गया था। उत्साह थोड़ा कम होने के बाद हान यू ने एक खुश भाव के साथ गूहे को प्रणाम किया और कहा, गुरु, अपने शिष्य को इतना कीमती उपहार देने के लिए धन्यवाद। हमारे बीच ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुछ बैंगनी क्रिस्टल स्रोत हैं। हर दिन जानवर के अंडे पर कुछ टपकाएं और ये तेजी से फूटना शुरू हो जाएगा। गूहे ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, फिर अपनी स्थानिक अंगूठी से बैंगनी क्रिस्टल स्रोतों की कई बोतलें निकाली और उन्हें हान यू को सौंप दिया। मम्मा, इतने सारे उपहार प्राप्त करने के बाद हान यू को गूहे के सामने उन्हें स्वीकार करने में असहजता महसूस नहीं हुई। उसने तुरंत साथ में बैंगनी क्रिस्टल स्रोतों की सभी बोतलें स्वीकार कर लीं। हान यू को पुरस्कृत करने के बाद गूहे की नज़र जियान पर गई और एक मुस्कान की झलक उसके होठों पर आए और उसने चिढ़ाते हुए कहा, जियान, क्या तुम अपने गुरु से कुछ कहना चाहोगी? गूहे के शब्दों को सुनकर जियान के नाजुक और गोरे चेहरे पर एक चिंताजनक भाव दिखाई दिया। गूहे का इशारा पहले से ही बहुत स्पष्ट था, वह चाहता था कि जियान उसकी प्रशंसा हान यू की तरह करे। गूहे की निगाहों के नीचे जियान ने अपने सिर के पीछे रगड़ा। काफी देर बाद उसने धीरे से एक बचकानी आवाज में कहा, गुरु, मुझे भी लगता है कि गहन और रहस्यमय आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। सम्मानित और शुद्ध बर्फ और जैद की तरह आपके लिए अधिक उपयुक्त है। जियान के शब्दों को सुनकर गूहे के माथे पर काली रेखाएं पड़ गईं। इस छोटी लड़की को शायद बस ये कुछ शब्द याद हैं, सम्मानित और शुद्ध बर्फ और जैद की तरह। वह मुझे किस तरह का व्यक्ति समझती है? अध्याय 307, प्रशिक्षण कार्य निर्धारित करना। ये वे शब्द हैं जिनसे अकादमी के उन पुराने साथियों ने मास्टर की प्रशंसा की थी, जिन्हें मैंने चुपचाप नोट कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इसे गलत तरीके से याद किया हो, या शायद सम्मानित और शुद्ध बर्फ और जैद की तरह वास्तव में किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा है? गूहे की चुप्पी देखकर जियान ने मन ही मन खुद से कहा। फिर उसने अपना सिर अपने बगल में हान यू की ओर घुमाया और पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या ये 2 वाक्यांश किसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं? जियान का सवाल सुनकर हान यू भी हैरान हो गई।
फिर उसने धीरे से समझाया, जूनियर बहन, ये सभी शब्द काफ़ी अच्छे हैं। सम्मानित और शुद्ध का मतलब है कि मास्टर का चरित्र महान और सम्मान के योग्य है, जबकि बर्फ और जैड की तरह मास्टर के महान और शुद्ध चरित्र को दर्शाता है। तो मास्टर ने इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों की? जी यान की गहरी आंखों में भ्रम भर गया क्योंकि वह अपनी पोनीटेल के साथ छेड़छाड़ करती रही, कभी कभी गुहे की ओर देखती। खांसी खांसी। दूर खड़ी दो छोटी लड़कियों की बड़बड़ाहट सुनकर गुहे को पता चल गया कि उसने जी यान द्वारा बताए गए बर्फ और जैड की तरह के अर्थ को गलत समझा है। इसलिए उसने 2 बार अपना गला साफ किया, अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी और धीरे से कहा, जी यान, बहुत बढ़िया, ये दुर्लभ है कि तुम कुछ गहन शब्दों को याद रख सको। मास्टर बहुत प्रसन्न हैं। सच में? तो यह इसलिए है क्योंकि मैंने जो शब्द कहे थे वे गहन थे, इसलिए मास्टर ने इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये सुनकर जी यान में जो खोने की भावना पहले से थी, वह तुरंत उत्साह और खुशी में बदल गई। हे मास्टर जो बर्फ और जैड की तरह शुद्ध है, उसे अब मुझे पुरस्कृत करना चाहिए। उत्साह के बाद जी यान ने अपने कोमल सफ़ेद हाथों को आपस में रगड़ा और मुस्कुराते हुए गुहे की ओर चली गई। जी यान के वर्तमान व्यवहार को पहले से बहुत अलग देखकर गुहे के चेहरे पर एक असहाय कड़वी मुस्कान दिखाई दी। मास्टर, मैं तैयार हूँ। गुहे के सामने खड़े होकर जियान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। थोड़ी देर तक जियान की स्थिति की जांच करने के बाद गुहे ने पाया कि उसके शरीर में डुक्यूई थोड़ा अस्थिर था, जो संकेत दे रहा था कि उसकी शारीरिक शक्ति उसकी साधना प्रगति के साथ तालमेल नहीं रख पा रही थी। ऐसा लगता है कि ऊर्जा का संचरण बहुत बार हुआ है और उसे अर्जित ऊर्जा को ठोस बनाने का समय नहीं मिला है। मुझे आश्चर्य है कि वह इस बार कितनी ऊर्जा अवशोषित कर सकती है। जी यान की स्थिति को महसूस करते हुए गुहे ने अंदर से आह भरी। फिर गुहे ने अपनी हथेली को फैलाया और धीरे से जी यान के माथे पर रख दिया। सिस्टम 5वें शिष्य जी यान को ऊर्जा संचारित करो। गुहे की धीमी आवाज के साथ उसकी हथेली से जी यान के शरीर में ऊर्जा का एक भयंकर उछाल आया। जी यान और हान यू के बीच क्षेत्रों में विशाल अंतर के कारण दोनों में ऊर्जा संचरण की गति में स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण अंतर था। इस अपार ऊर्जा के तहत जियान का साधना क्षेत्र, जो 1 महीने से अधिक समय से स्थिर था, जल्दी से टूट गया। वह 5 सितारा डू सम्राट से सीधे 6 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंच गई और फिर तेजी से 6 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंच गई। अंत में वह सीधे 7 सितारा डू सम्राट बन गई। हालांकि इस बार जियान 2 सितारा स्तरों को तोड़ने के बाद पहले से ही बहुत पसीना बहा रही थी, स्पष्ट रूप से अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच गई थी और किसी भी अधिक ऊर्जा को स्वीकार करने में असमर्थ थी। गुहे, जो जियान की शारीरिक स्थिति पर बारीकी से ध्यान दे रहा था, ने तुरंत ऊर्जा के संचरण को काट दिया। उसी समय गुहे के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग ने मेजबान को 5वें शिष्य जियान को 10 दिनों की साधना प्रदान करते हुए पाया। मेजबान को 27 साल की साधना प्राप्त करने के लिए 1000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने के लिए बधाई। नोट, ये 27 साल की साधना एक 5 स्टार डू वेनेरेट के अनुरूप है। 27 साल की साधना सिस्टम स्पेस में जमा हो गई है। होस्ट, कृपया जांच करें। 10 दिन की साधना के 27 वर्ष पिछले बार से बहुत कम थे। इस प्रणाली के संकेत को सुनकर गुहे को पता था कि इस दर पर जैसे जैसे 10 दिन बीतते जाएंगे, जियान इस बार की तुलना में बहुत कम ऊर्जा अवशोषित कर पाएगा। तब तक खुद के लिए वापस की गई साधना और भी अधिक महत्वहीन हो जाएगी। यदि वह जियान की पिछली अवशोषण क्षमता को बहाल करना चाहता था, तो जियान को खुद कुछ प्रयास करने होंगे। हालांकि यह आलसी लड़की, वह मेहनती कब बनेगी? जब गुहे विचार कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जियान को भी अपनी कुछ समस्याओं का एहसास हो गया था। उसके सिर के झुकने के साथ उसकी आंखों में एक अजीब रंग दिखाई दे रहा था, जो उसकी साधना को तोड़ने की खुशी से रहित था। जियान, तुम क्या सोच रहे हो? गुहे ने जियान के छोटे से सिर को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। आह गुरु, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। गुहे की पूछताछ सुनकर जियान ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, उसका स्वर उदास था। छोटे 7 सितारा कु सम्राट तक पहुंचने के बाद तुम खुश क्यों नहीं हो? गुहे ने धीरे से पूछा। मास्टर, मुझे लगता है कि मैं बिना किसी दबाव के बहुत सहज हूँ। गुहे के सवाल को सुनने के बाद थोड़ी देर झिझकने के बाद जियान ने आखिरकार अपने विचार व्यक्त किए। ओह, क्या तुम दबाव चाहते हो? ये जानते हुए कि जियान इस समस्या के बारे में खुद ही सोच सकती है, गुहे को बहुत राहत महसूस हुई। हाँ, जियान ने अपनी गहरी आंखें झपकाईं और भारी सिर हिलाया। फिर मास्टर तुम्हें एक कार्य देंगे। यदि तुम कार्य पूरा करने में विफल रहते हो, तो तुम्हें मास्टर की सजा स्वीकार करनी होगी। इसके विपरीत, यदि तुम कार्य पूरा कर सकते हो या उससे भी अधिक कर सकते हो, तो तुम्हें मास्टर का सुपर इनाम मिलेगा। गुहे ने धीरे से कहा। हालांकि जियान ने कहा कि वह दबाव चाहती है, गुहे ने कभी भी प्राचीन सम्राट की गुफा में आदिम प्राचीन ड्रैगन कबीले के फंसे होने की बात का उल्लेख नहीं किया,
क्योंकि अगर उसे इसके बारे में पता होता तो ये सिर्फ दबाव से कहीं अधिक होता। जैसे ही गूहे ने बोलना समाप्त किया, जियान की आंखों से जिज्ञासा की किरणें निकल पड़ीं और उसने उत्सुकता से पूछा, सुपर इनाम, यह क्या है? आप पहले ये क्यों नहीं पूछते कि कार्य क्या है? जियान की प्रतिक्रिया देखकर गूहे ने उसकी ओर आंखें घुमाईं और निर्दयता से कहा, हे गुरु, आप मुझे पहले कार्य बताए, मैं वादा करता हूं कि मैं इसे पूरा करूंगा। जियान मुस्कुराया। हान यू, यहाँ आओ। तुरंत उत्तर देने के बजाय गूहे ने हान यू को इशारा किया। जल्द ही हान यू ज़ेड के पास खड़ा हो गया। जियान, हान यू, आपकी वर्तमान साधना के साथ आपको अब जियानान अकादमी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूहे ने धीरे से कहा, इसके बाद गुरु आपको एक प्रशिक्षण कार्य सौंपेंगे, उम्मीद है कि यह आपकी साधना के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। हान यू, मुझे पहले आपके प्रशिक्षण कार्य की व्यवस्था करने दें। ये सुनकर चौकस हान यू ने तुरंत गूहे का मतलब समझ लिया और जान लिया कि वे जल्द ही जियानान अकादमी छोड़ देंगे। गुरु, कृपया कार्य सौंपें। हान यू के शांत व्यवहार को देखकर गूहे बहुत संतुष्ट हुआ और धीरे से बोला, जियानान अकादमी छोड़ने के बाद आपको केंद्रीय राज्य में जाने की ज़रूरत है। मेरे पास आपके लिए 3 आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले, जितनी जल्दी हो सके कुसम्राट क्षेत्र में प्रवेश करें। दूसरा, अगली क्वाड पवेलियन असेंबली में भाग लें और आपको फाइनल तक पहुंचना होगा। तीसरा, 3000 थंडर मूवमेंट को पूर्ण अवस्था तक विकसित करें। बहन, क्या आप जियानान अकादमी छोड़कर अकेले सेंट्रल स्टेट में जाने वाली हैं? जियान, जो प्रतिक्रिया करने में धीमा था, को अब इसका एहसास हुआ। अध्याय 308, निर्देश। अलविदा। गूहे अब हान यू को कार्य सौंप रहा था, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, जबकि जियान की प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक तीव्र लग रही थी। जियान के शब्दों को सुनकर गूहे ने धीरे से उसके सिर को थपथपाया और कहा, तुम इतनी चौंक क्यों रही हो? ये सिर्फ हान यू नहीं है, बल्कि बाद में तुम्हारा कार्य भी जियानान अकादमी छोड़ने की आवश्यकता होगी। ओह, जियान समझ गया। गूहे द्वारा थपथपाए जाने पर जियान ने कमज़ोर प्रतिक्रिया देते हुए मुंह बनाया। हान यू की तरफ से गूहे द्वारा सौंपे गए 3 कार्यों को सुनने के बाद उसका मूड काफ़ी जटिल हो गया। इन तीनों कार्यों में से प्रत्येक उसके लिए बेहद कठिन था। केवल पहले कार्य के लिए डू सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में ही काफ़ी समय लग सकता था। जहां तक दूसरे कार्य की बात है, 4 पवेलियन असेंबली में भाग लेना और फाइनल मैच तक पहुंचना, ये और भी चुनौतीपूर्ण था। पिछली सभाओं में ऐसे कई साथी थे जो 8 सितारा डू सम्राट या 9 सितारा डू सम्राट थे। जो फाइनल में पहुंच पाते थे वे उसी स्तर पर सर्वश्रेष्ठ होते थे। फाइनल में पहुंचने का मतलब था शीर्ष 8 में पहुंचना, जिसके लिए कम से कम 5 या 6 सितारा डू सम्राट की ताकत की आवश्यकता होती थी। बेशक ऐसा नहीं था कि हान यू अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, बल्कि पिछली सभाओं में भाग लेने वालों की तुलना में हान यू बहुत छोटी थी। अगर वह अगली सभा के बाद भी भाग लेती तो हान यू के पास अभी भी मौका हो सकता था। हालांकि इस बार 2 साल से भी कम समय बचा था। हान यू के लिए शीर्ष 8 में पहुंचना काफ़ी मुश्किल होगा। तीसरे कार्य के लिए 3000 थंडर मूवमेंट को पूर्णता तक साधना, हान यू को भी बहुत आत्मविश्वास नहीं था। विंड थंडर पवेलियन की मार्शल आर्ट 3000 थंडर मूवमेंट बेहद जटिल थी। गूहे द्वारा दी गई अनेक अंतर्दृष्टियों के बावजूद पूर्णता प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। इन कार्यों के बारे में सोचते हुए हान यू के चेहरे पर कठिनाई का भाव दिखाई दिया। क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि कार्य बहुत कठिन है? हान यू के भाव देखकर गूहे ने पूछा। गुरु, ये 3 कार्य वास्तव में आपके शिष्य को इन्हें पूरा करने में बहुत आत्मविश्वास नहीं है। हान यू ने अपने विचार व्यक्त करने से पहले संकोच किया। हान यू के शब्दों को सुनकर गूहे ने पहले से ही इसके लिए योजना बना ली थी। उसने तुरंत कहा, उस स्थिति में चलो 4 मंडप सभा के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं। अगले 2 वर्षों में गुरु ऊर्जा संचारित करने के लिए 3 बार आपके स्थान पर आएंगे। जहां तक हर बार आप कितना अवशोषित कर सकते हैं, यह आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। 3 प्रसारण। ये सुनकर हान यू को अचानक दबाव में बहुत कमी महसूस हुई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह 100% आश्वस्त थी। अगर वह अपने शरीर को ठीक से संयमित नहीं करती तो वह हर बार जितनी ऊर्जा ग्रहण कर सकती थी वह कम हो जाती। मास्टर, आपका शिष्य निश्चित रूप से कार्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। बस जब मैं सेंट्रल स्टेट जाऊंगा, मास्टर, आप मुझे कैसे ढूंढेंगे? हान यू ने सम्मानपूर्वक पूछा। सेंट्रल स्टेट बहुत बड़ा था और संपर्क के किसी विशेष साधन के बिना किसी को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। इसलिए हान यू के लिए यह संदेह उठाना सामान्य था। चूंकि मास्टर ने ऐसा कहा है, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से तैयारी कर ली है। यह जेड टोकन ले लो। हान यू के सवाल को सुनकर गूहे ने शांति से अपनी स्टोरेज रिंग से एक 0 जेड टोकन निकाला। क्या ये संचार जेड टोकन है? गूहे के हाथ में 0 जेड टोकन देखकर हान यू ने उत्सुकता से पूछा। ये संचार जेड टोकन जैसा ही है।
जब आप ये टोकन लेंगे तो मास्टर आपकी लोकेशन को समझ पाएंगे, और अगर एक दिन आप जीवन या मृत्यु की किसी अप्रतिरोध्य स्थिति का सामना करते हैं तो बस टोकन को कुचल दें और मास्टर तुरंत आपके पास आ जाएंगे। इसलिए याद रखें, आपको इस टोकन को सुरक्षित रखना चाहिए, गूहे ने धैर्यपूर्वक समझाया। सिर्फ टोकन को कुचलने से मास्टर तुरंत मेरे पास आ सकते हैं। ये किस तरह की तकनीक है? गूहे की व्याख्या सुनकर हान यू का दिल बहुत कांप उठा। फिर उसने सावधानी से 0Z टोकन को अपने गले में लटका लिया। जियान, तुम भी एक ले लो। हान यू को 0Z टोकन देने के बाद गूहे ने एक और टोकन निकाला और उसे कुछ हद तक अनुपस्थित चित जियान को सौंप दिया। ओह, इस टोकन के महत्व को समझते हुए जियान ने भी गंभीरता से इसे स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया। जियान, मास्टर की तुम्हारे लिए केवल एक ही आवश्यकता है। सेंट्रल स्टेट में जाओ और तुम्हारी छोटी बहन के विंड थंडर पवेलियन की सभा में भाग लेने से पहले 7वें रैंक में कदम रखो। 7वें रैंक पर पहुंचने के बाद वापस आओ और मास्टर को खोजो, गूहे ने धीरे से कहा। ठीक है। उसका कार्य सुनने के बाद जियान का मूड कुछ जटिल हो गया, लेकिन उसने भारी सिर हिलाया। अब जब कार्य सौंपे गए हैं तो अपने आप को तैयार करो। आज हम प्रस्थान करते हैं। मैं अकादमी के बुजुर्गों को उड़ने वाले जादुई जानवरों पर सवार करके तुम्हें निकटतम स्थानिक वर्महोल तक ले जाऊंगा, गूहे ने धीरे से कहा। मास्टर, आपका शिष्य जियानान अकादमी छोड़ने वाला है, कृपया ध्यान रखना। मास्टर, जियान आपको याद करेगा। गूहे के अंतिम शब्द सुनकर हान यू और जियान दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वे अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। मास्टर, तो हम तैयारी करने जाएंगे। गूहे को चुप और बिना बोले देखकर जियान और हान यू उसके पास से अपने कमरों की ओर चले गए। रुको। जैसे ही वे दोनों अपने कमरों में प्रवेश करने वाले थे, गूहे अचानक मुड़ा और उनकी ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने कहा, जियान, हान यू, अभी भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। गूहे के शब्द सुनकर जियान और हान यू रुक गए, फिर पीछे मुड़े। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। क्यों रो रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। उनके चेहरों पर आंसू देखकर गूहे का दिल भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन इस पल उसे एक उदासीन भाव रखना पड़ा। अगले ही पल उसने उनमें से प्रत्येक को एक स्टोरेज रिंग दी, फिर वापस मुड़कर आंगन की ओर चल दिया। इस पल गूहे के दिमाग में एक सूचना गूंजी। डिंग ने पाया कि मेजबान ने 5वें शिष्य जियान को एक साधारण भंडारण अंगूठी दी है जिसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं। कृपया वापसी के लिए 2 वस्तुओं का चयन करें। इस बार सिस्टम से अधिसूचना सुनने पर गूहे ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह जियान और हान यू से दूर मुंह करके स्थिर खड़ा रहा और कहा, मास्टर ग्रैंड एल्डर से मिलने जा रहे हैं। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। ऐसा कहने के बाद गूहे की आकृति चमक उठी और जियान और हान यू की नज़रों से ओझल हो गई। थोड़ी देर बाद गूहे जियानान अकादमी के भीतर एक अध्ययन कक्ष में पहुंचे। एल्डर गूहे, क्या आप कुछ समय के लिए अकादमी छोड़ रहे हैं? गूहे के इरादे सुनकर काले कपड़े पहने सुकियान कुछ हैरान हुई। हाँ, न केवल मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, बल्कि मैंने जियान और हान यू को प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय राज्य में जाने का काम भी सौंपा है। बाद में मैं ग्रैंड एल्डर से उड़ने वाले जादुई जानवरों की व्यवस्था करने के लिए कहूंगा ताकि उन्हें निकटतम स्थानिक वर्महोल तक ले जाया जा सके। गूहे ने पुष्टि में सिर हिलाया। एल्डर गूहे, निश्चिंत रहें। मैं उन 2 छोटी लड़कियों को सेंट्रल स्टेट भेजने का ध्यान रखूंगा। मुझे आश्चर्य है कि आपको लौटने में कितना समय लगेगा। गूहे के शब्दों को सुनने के बाद सुकियान ने कोई कारण नहीं पूछा, केवल अनिच्छा महसूस करते हुए पूछा कि गूहे कब लौटेगा। अधिकतम 2 साल। अगर वे 2 छोटी लड़कियां समय से पहले अपने प्रशिक्षण कार्य पूरे कर लेती हैं तो समय स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, गूहे ने उदासीनता से कहा। अध्याय 309, बोधि गोली। दानव ज्वाला तलवार। विष संत खंडहर। लिटिल डॉक्टर अमर का पलायन। 1 घंटे बाद गूहे पहले से ही ब्लैक लिन फ्रॉस्ट ड्रैगन की पीठ पर खड़ा था, जो जियानान साम्राज्य से 100 मील दूर आकाश में दिखाई दे रहा था। इस बार गूहे अपने क्लोन के साथ जियानान साम्राज्य में लौट आया क्योंकि उसे रानी मेडुसा के साथ आगामी नाटक के लिए अपने क्लोन की मदद की जरूरत थी। इस बीच उसने अभी भी ब्लैक हॉर्न डोमेन सोल हॉल की शाखा में रहने के लिए एक आत्मा क्लोन की व्यवस्था की ताकि उसकी गतिविधियों का निरीक्षण किया जा सके। मास्टर, जब हम इस बार वापस लौटेंगे तो जियोजिन और अन्य लोग भी वापस आएंगे, है न? उड़ते हुए ब्लैक लिन फ्रॉस्ट ड्रैगन अचानक कुछ प्रत्याशा के साथ बोला। हम वापस लौटते ही जियोजिन से मिल सकते हैं, लेकिन अन्य लोग इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, गूहे ने जवाब दिया। ये कहने के बाद गूहे का दिमाग अचानक सिस्टम स्पेस में डूब गया। सिस्टम स्पेस के केंद्र में एक जानवर का अंडा तैर रहा था जो लगभग फुटबॉल के आकार का था, पूरी तरह से काला और रहस्यमय आभा का आभास देता हुआ। स्पिरिट बीस्ट 9 नेदर स्पैरो का अंडा 10 दिनों में फूटने वाला है। ये जानकारी देखकर गूहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
मूल रूप से वह चिंतित था कि 9 रंग के दानव गिद्ध के अंडे के फूटने का समय अप्रत्यक्ष रूप से 9 नेदर स्पैरो के अंडे के फूटने के समय को प्रभावित करेगा। अब ये जानते हुए कि 9 नेदर स्पैरो 10 दिनों में स्वाभाविक रूप से फूटेगा, उसे बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ देर तक 9 नेदर स्पैरो के अंडे को देखने के बाद गूहे का मन धीरे धीरे उसके बगल में तैर रहे 2 बैंगनी ऊर्जा द्रव्यमानों की ओर चला गया। ये 2 ऊर्जा द्रव्यमान उस समय से वापस की गई साधना थी जब उसने इसे जियान और हानयू को दिया था। अगले ही पल गूहे का मन चला गया और उसने 2 बैंगनी ऊर्जा द्रव्यमानों में से छोटे को सीधे निकालकर उसे परिष्कृत किया। सिर्फ आधे घंटे में गूहे की साधना 5 साल और बढ़ गई। हालांकि साधना के इन 5 सालों ने उसके शरीर में कोई खास हलचल नहीं पैदा की। गूहे इसके लिए लंबे समय से तैयार था। डू सम्राट क्षेत्र में पहुंचने के बाद प्रत्येक स्टार स्तर को पार करना बेहद मुश्किल था। कुछ लोग 100 साल तक एकांतवास के बाद भी एक भी स्टार स्तर को पार नहीं कर पाते। गूहे पहले से ही एक राक्षसी प्रतिभा थे जो इतने कम समय में एक स्टार डू सम्राट से 5 स्टार डू सम्राट के शिखर तक पहुंचने में सक्षम थे। अपना सिर हिलाते हुए गूहे को अभी अभी जियान को दिए गए आइटम और आइटम वापस करने के 2 अवसर याद आ गए। सिस्टम इंटरफेस खोलते हुए गूहे ने एक ज़ोंग ब्रेकर थ्रूपिल और एक 7वें दर्जे का राक्षसी कोर हथियार फ्लेम रनिंग स्वॉर्ड चुना। डिंग, मेज़बान ने वापसी के लिए एक ज़ोंग ब्रेकर थ्रूपिल और 7वीं रैंक का राक्षसी कोर हथियार फ्लेम रनिंग स्वॉर्ड चुना है। मेज़बान को 10,000 गुना रिटर्न पाने, एक बोधी पिल, एक 8वीं ग्रेड की पिल और एक 9वीं रैंक का राक्षसी कोर हथियार डेमन फ्लेम स्वॉर्ड पाने के लिए बधाई। बोधी पिल, एक 8वीं ग्रेड की पिल। सिस्टम के संकेत को सुनकर गूहे का दिमाग तुरंत सिस्टम स्पेस में डूब गया। इस समय सिस्टम स्पेस में एक ड्रैगन के आकार का एक छोटा सफ़ेद जानवर दिखाई दिया जो एक तेज़ औषधीय सुगंध उत्सर्जित कर रहा था। ये सफ़ेद ड्रैगन के आकार का जानवर 9 रंगों की गड़गड़ाहट का अनुभव करने के बाद बोधिपिल द्वारा स्वाभाविक रूप से बनाया गया था। इसका प्रभाव संत स्तर तक पहुंचने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता है जब एक शीर्ष स्तर नोटंडू संत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। सिर्फ इस गोली से शायद डूक्यूई महाद्वीप पर तूफान आ जाए जिससे अनगिनत शीर्ष स्तर के 9 मोड़ वाले डूसंत इसके लिए होड़ लगा दें। दुर्भाग्य से गूहे को इस समय इस गोली की ज़रूरत नहीं थी। बोधी गोली को देखने के बाद गूहे की नज़र उसके बगल में तैरती काली ज्वाला वाली काली तलवार पर गई। ये काली ज्वाला, इसकी शक्ति लगभग ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला के बराबर है। काली तलवार से निकलने वाली घनी काली ज्वालाओं को महसूस करते हुए गूहे ने अंदर से आह भरी, फिर जल्दी से दानव ज्वाला तलवार के परिचय की जांच की। दानव ज्वाला तलवार, इसका मुख्य शरीर विभिन्न अत्यंत कीमती सामग्रियों के साथ मिश्रित तारों वाले उल्कापिंड से बना है। ये 9वें दर्जे के राक्षसी जानवर ज्वाला शेर के राक्षसी कोर से जुड़ा हुआ है। राक्षसी कोर में ज्वाला शेर की जन्मजात आग होती है। दानव ज्वाला तलवार के परिचय को देखते हुए गूहे को अचानक एहसास हुआ। हे मिंग, चलो सबसे पहले टैगोर रेगिस्तान के किनारे स्थित स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर चलें। ब्लैक स्केल फ्रीजिड पायाथन को निर्देश देते हुए गूहे ने क्रॉस लेग बैठकर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और शून्य थंडर गॉड फ्लैश, एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय रैंक वाले डू कौशल पर चिंतन करना शुरू कर दिया। उसी समय चूयू साम्राज्य में गिरे हुए जंगल में संत उल्का के खंडहरों पर खंडहर के केंद्र के करीब एक हरे रंग की झील से एक पतली आकृति अचानक खंडहर से बाहर निकली। उफ, कितना घिनौना! हरी झील से बाहर निकलते हुए जियाई जियान किनारे पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, लगातार उल्टी आ रही थी। इस खंडहर का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। जियाई जियान लंबे समय से अंदर की खोज कर रही थी और उसने अभी तक किनारों को नहीं देखा था। 2 घंटे पहले वह अभी जहरीले आदिम जंगल से बाहर निकली थी। रास्ते में उसे कोई मानव आकृति नहीं मिली थी, न ही उसे मानव अस्तित्व के कोई निशान मिले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सच्ची आदिम दुनिया में प्रवेश कर गई हो। आदिम जंगल से बाहर निकलने के ठीक 2 घंटे बाद वह माँ देयुवान और उसके समूह से टकरा गई। जियाई जियान को देखकर समूह के नेता डू हुआन के शक्तिशाली ओल्ड मास्टर लियू ने तुरंत उसे अपने पीछे अन्य लोगों के साथ पकड़ना चाहा। सौभाग्य से जैसे ही जियाई जियान ओल्ड मास्टर लियू द्वारा पकड़े जाने वाली थी, उसने घबराहट में इस विशाल हरे रंग की झील को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के गहरे हरे पानी में कूद गई। जहर से भरी इस हरी झील ने ओल्ड मास्टर लियू को, जो आदिम जंगल में कई बार पीड़ित थे, भयभीत कर दिया, इसलिए उन्होंने आगे पीछा नहीं किया। जब जियाई जियान हरे पानी में गहरे तैर रही थी तो उसने अनजाने में नीचे देखा और एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। हरी झील के तल पर कीचड़ का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय अनगिनत शव थे। इन शवों का अधिकांश मांस सड़कर नर्म अवस्था में आ गया था। पानी के बहाव में पहले से अलग हो चुकी त्वचा फट गई और नर्म सड़ा हुआ मांस बह गया, जिससे जियाई जियान की दृष्टि में विभिन्न भयानक अंग उजागर हो गए। इसके अलावा झील के तल पर सड़ी हुई लाशें एक अवर्णनीय बदबू छोड़ती रहीं। ऐसे माहौल में जियाई जियान लगभग बेहोश हो गई।
लेकिन अपने पीछे मौजूद शक्तिशाली दुश्मन के बारे में सोचते हुए जिया यीजियान ने अपने दांत पीस लिए और मतली को सहन करते हुए किनारे पर लौटने का फैसला करने से पहले लगभग 2 घंटे तक झील के तल पर तैरती रही। कौन इतना क्रूर हो सकता है कि लाखों लोगों को इस जहरीली झील में फेंक दे। इस समय थोड़ी देर तक उल्टी करने के बाद मतली से उबरने के बाद जिया यीजियान ने धीरे से कहा, इस अत्याचार के अपराधी के प्रति घृणा की तीव्र भावना महसूस करते हुए। अध्याय 310 विषैले संप्रदाय का स्वामी, अवशेषों में बर्बाद शहर। ठीक होने के बाद जियाओ यीजियान ने अपने आसपास का आकलन करना शुरू किया। वर्तमान में वह एक नंगे विशाल पत्थर की पटिया पर खड़ी थी। उसके पीछे अभी भी असीम हरी झील थी और आगे एक चट्टानी पहाड़ था जिसमें कोई वनस्पति नहीं थी। मुझे वास्तव में इस शापित जगह पर नहीं आना चाहिए था। जियाओ यीजियान अभी भी झील के तल पर दृश्य से बहुत परेशान थी। खुद से बड़बड़ाने के बाद जियाओ यीजियान की स्पष्ट आंखें अचानक बंजर पहाड़ की चोटी की ओर देखने लगीं। हालांकि वहां किसी भी जीवित प्राणी के कोई संकेत नहीं थे, फिर भी वह सतर्क रही। रास्ते में अगर वह अपने विषैले शरीर के लिए नहीं होती तो वह शायद आदिम जंगल से बच नहीं पाती। उस जंगल में अधिकांश जहर उस स्तर तक पहुंच गए थे जहां वे डू हुआन पावरहाउस को खतरे में डाल सकते थे। हालांकि ये जहर जानवरों से काफ़ी अलग थे। हालांकि विष शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें जानवरों में पाई जाने वाली जोरदार ताकत नहीं थी। इस वजह से जियाओ यीजियान ने आदिम जंगल से गुजरने के बाद कई मूल्यवान जहरीले कीड़े और पौधे एकत्र किए थे। उनमें से एक छोटे से हिस्से को निगलने से जियाओ यीजियान की साधना 1 सितारा डू किंग से 3 सितारा डू किंग में बदल गई थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ माँ दयुवान और उसके समूह का सामना करने से उन्हें केवल भागने की ओर ले जाएगा। यदि उच्च स्तरीय डू हुआन पावरहाउस ओल्ड मास्टर लियू की उपस्थिति नहीं होती तो जियाओ यीजियान ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचती। उसके बैंगनी पंख अचानक उसके पीछे फैल गए और जियाओ यीजियान की पतली आकृति धीरे धीरे आकाश में चढ़ गई, चट्टानी पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गई। जल्द ही जियाओ यीजियान की आकृति पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। आगे देखते हुए वह अभी भी बिना किसी वनस्पति के अंतहीन बंजर पहाड़ देख सकती थी। अगर जियाओ यीजियान इस खंडहर की पूरी शक्ल देख पाती तो पाती कि वह हरी झील जिससे वह पहले गुजरी थी, वह आदिम जंगल और बंजर पहाड़ जो उसने अब देखे हैं, तीनों इलाके एक वलयनुमा संरचना बनाते हैं। आदिम घास के मैदान और जंगल इस खंडहर की सबसे बाहरी परतें थीं। बेहद चौड़ी हरी झील बंजर पहाड़ों को आदिम जंगल से पूरी तरह अलग करती थी। यहाँ पहुँचते ही जियाओ यीजियान की गति आदिम जंगल में रहने की तुलना में बहुत तेज थी। कुछ ही समय में वह बंजर पहाड़ों के समूह में दसियों मील उड़ गई थी। हालांकि इस समय उसने अचानक कुछ ही दूरी पर एक तेज आवाज़ सुनी, साथ ही डूक्यू का एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव भी था। लोग हैं। इस हलचल को महसूस करते हुए जियाओ यीजियान ने तुरंत खुद को ज़मीन पर छिपा लिया, जबकि सोच रही थी ऐसी जगह पर कौन लड़ रहा होगा। अगले ही पल जियाओ यीजियान की नज़र में एक हरे रंग की आकृति दिखाई दी। हरे रंग की आकृति के पास 9 विषैले नीलामी का मोटा आदमी खड़ा था, जिससे जियाओ यीजियान पहले भी मिल चुकी थी। विषैले संप्रदाय का मास्टर हुआन गहाई। वह यहाँ कैसे आ गया और हरे रंग के लबादे में कौन है? जियाओ यीजियान ने उलझन में खुद से कहा। जैसे ही जियाओ यीजियान संदेह से भरी हुई थी, दूर आसमान से एक जोरदार हंसी आई। हा भाई हुआ, कुछ साल हो गए हैं, तब से आपकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। जियाओ यीजियान इस अचानक हंसी से बहुत परिचित थी। ये वह हंसी थी जिसने उसे पहले हरी झील में जाने के लिए मजबूर किया था। बूढ़ा राक्षस लियू। हंसी की दिशा का अनुसरण करते हुए जियाओ यीजियान ने दूरी में बूढ़े राक्षस लियू, साथ ही माँ दयुवान और अन्य लोगों की आकृतियां देखीं। ये वास्तव में वह है। बूढ़े राक्षस लियू को देखकर जियाओ यीजियान जल्दी से 2 विशाल चट्टानों के बीच छिप गई। दूर आकाश में बूढ़े राक्षस लियू की बातें सुनकर हरे लबादे वाला व्यक्ति सूखी हंसी हंसा और बोला, हा बूढ़े राक्षस लियू, तुम भी बुरे नहीं हो। तुम्हारी साधना पहले की तुलना में एक और तारे से बेहतर हो गई है। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद लियू रुलोंग की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, भाई हुआ, इस खंडहर का स्थान इतना छिपा हुआ है और कोई संकेत नहीं मिला है। आपको ये खबर कैसे मिली? हा लियू रुलोंग, ये सब आपके लोगों की बदौलत है। अन्यथा मुझे कैसे पता चलता कि ऐसी दूरस्थ जगह पर एक प्राचीन अवशेष होगा। लियू रुलोंग के अशुभ स्वर को सुनने के बावजूद हरे रंग के लबादे वाला आदमी बेफिक्र रहा और हल्के से हंसा। मेरे लोगों ने तुम्हें बताया। हरे रंग के लबादे वाले आदमी की प्रतिक्रिया सुनकर लियू रुलोंग की निगाहें और भी गहरी हो गईं। इस बीच लियू रुलोंग के पीछे माँ दयुवान को बहुत पसीना आ रहा था। लियू लाओ, मैंने इस मामले के बारे में किसी और को बिल्कुल नहीं बताया है। आपको उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, माँ दयुवान ने बेचैनी से समझाया। इस समय माँ दयुवान की व्याख्या सुनकर लियू रुलोंग के माथे पर बल पड़ गए। हालांकि जैसे ही वह अपनी आभा को प्रकट करने वाला था, उसके पीछे के अन्य 5 ने भी बोल दिया, लियू लाओ, मैं
वॉन्गजिंग, कसम खाता हूँ कि मैंने कोई जानकारी लीक नहीं की है। लियू लाओ, मैं हो यूनिफेंग भी कसम खाता हूँ। मास्टर, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ और मुझे कभी किसी और को ये खबर बताने का मौका नहीं मिला। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मास्टर, आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहा हूँ। इन शब्दों को सुनने के बाद माँ दयुवान से निपटने के लियू रुलोंग के इरादे तुरंत दब गए। हुएन, अब कलह फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको जानकारी कहीं से भी मिली हो, आज केवल मेरे विषैले संप्रदाय के लोग ही इस प्राचीन शहर में प्रवेश कर सकते हैं। लियू रुलोंग अचानक जोर से चिल्लाया। हरे लबादे वाले व्यक्ति को उसका संबोधन पहले के स्नेही भाई हुआ से बदलकर उसके नाम में बदल गया। क्या ये हो सकता है कि आसपास कोई प्राचीन शहर हो? कुछ ही दूरी पर विशाल चट्टानों के बीच छिपे हुए जियोईजियान ने तुरंत उनकी बातचीत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसलिए जब विशैला संप्रदाय और विशैला संप्रदाय एक दूसरे का सामना कर रहे थे, जियोईजियान की आकृति चुपचाप दाईं ओर बढ़ने लगी। हे, तो देखते हैं कि तुम कितने सक्षम हो। लियू रुलोंग के ये शब्द कहने के बाद हुआएन ने व्यंग्य किया। लियू रुलोंग एक सात सितारा डू सम्राट था, जबकि हुआएन, हालांकि साधना क्षेत्र के मामले में एक सितारा कमजोर था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा। ऐसा कहने के बाद हुआएन ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक चांदी का 2 नुकीला भाला निकाला। भाले से निकलने वाली भव्य आभा से पता चला कि यह एक छठी श्रेणी का जादूकोर हथियार था। टस्क हुआएन, चूंकि आपने जल्दी से अपना छठी श्रेणी का जादूकोर हथियार निकाल लिया है, इसलिए मैं, लियू रुलोंग, भी पीछे नहीं रह सकता। जैसे ही उसने बात की, लियू रुलोंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक शुद्ध सफ़ेद छड़ी भी निकाली। इस छड़ी की शक्ल किसी रहस्यमयी जानवर की टांग की हड्डी से बनी हुई लग रही थी, जिससे ये बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। तुम लोग पीछे रहो और हुआंग दहाई पर नज़र रखो, उसे भागने मत दो। सफ़ेद हड्डी की छड़ी निकालने के बाद लियू रुलोंग ने अपने बगल के लोगों को धीमी आवाज़ में निर्देश दिया। हाँ, लियू लाओ। लियू रुलोंग के शब्द सुनकर फूमीचेंग के 4 महान डू सम्राट, साथ ही विशैले संप्रदाय के 2 बुजुर्ग तितर-बितर हो गए। हुआंग दहाई, हुआएन के बगल में, ने भी ऐसा ही किया। जल्द ही केवल लियू रुलोंग और हुआएन, 2 डू सम्राट शक्तियाँ, आकाश में रह गईं।